हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में सीटीपी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज के इस एक क्लास में मैंने इंक्लूड कर रखा है। इसके साथ साथ सीटीपी की आपकी एक कंप्लीट मैराथन क्लास भी मैंने करा रखी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें कि मैंने कॉन्सेप्ट भी कराया प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी आप लोग को कराया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने सीटीपी में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो ये दो क्लास आप देख लीजिए, आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक तो आपकी एक सीटीपी की मैराथन क्लास, साथ ही साथ जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट मैराथन क्लास होने वाली, इन दो क्लासों को अपने एग्जाम में जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको अपने एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, इसके साथ साथ ईवीएस कंटेंट की कंप्लीट मैराथन क्लास करा रखी है। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा हुआ है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीटीपी के पेड नोट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं, ठीक है। और जो लोग नोट्स को परचेज करें उसके साथ में जो की पॉइंट वाले नोट्स मैं उन अभ्यर्थियों को फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अजेशन और रिजन वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है। देखिए, जो विकास होता है क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि बहुआयामी होता है, ठीक है। और विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं या फिर विकास के पक्ष कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि आपका शारीरिक विकास, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका आ जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि जो गत्यात्मक कौशल होते हैं, जो मोटर एक्टिविटियाँ होती है आपकी फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके साथ साथ में आपका होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, आपका बौद्धिक विकास, ठीक है। इसके साथ साथ आपका होता है सोशियो डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास, आप समाज में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके साथ में आपका होता है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि आपका भावनात्मक विकास, जैसे कि रोना हो गया, हंसना हो गया, गुस्सा करना हो गया, ये आपके क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, विकास के चार पक्ष होते हैं या फिर चार आयाम होते हैं, है ना, जो कि क्या करते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, कभी आपको फीवर हो गया फिर कभी कुछ और दिक्कत हो गई, तो वहाँ पर जो आपका दिमाग होता है ना, जो आपका संज्ञान होता है वो भी सही तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। आप समाज में भी सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, आप इमोशनली रूप से भी अच्छा फील नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो विकास के आयाम है ये क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है, एक पक्ष क्या कर रहा है दूसरे पक्ष को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन दे रखा था बिल्कुल सही दे रखा था कि जो बच्चे का शारीरिक विकास है ये बच्चे के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अजेशन तो बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या दे रखा है, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो अभी यही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की, तो इसका रीजन भी सही है। तो ए और आर जो है दोनों आपके सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। देखिए, जो विकास का सिद्धांत है उसमें आपका एक सिद्धांत होता है विकास के दिशा का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें कि आपके दो सिद्धांत होते हैं, एक तो होता है आपका सेफलोकॉर्डल यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत, और एक होता है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि समीपस्थ दूराभिमुखी सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए, जो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि जो बच्चे का विकास होता है ये सिर से पैर की तरफ होता है, यानी जो छोटा बच्चा होता है क्या करता है, सबसे पहले अपने सिर पे कंट्रोल करना सीखता है। जैसे कि अब जब कभी भी किसी भी छोटे बच्चे को उठाते हैं, जैसे कि 1 मंथ का बेबी या फिर 2 मंथ का बेबी, तो क्या करते हैं, हल्का सा सर के पीछे हाथ लगा करके उठाते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हो कि अभी बच्चे के सर पे उसका कंट्रोल आया नहीं है, ठीक है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है वो अपना सर संभालना सीख जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चे का विकास होता है वो क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि जो बच्चा होता है सबसे पहले अपना सर संभालना सीखता है, उसके बाद में जो उसके बाकी के अंग होते हैं उनको वो संभालना सीखता है, ठीक है। ठीक है, तो शीर्षगामी सिद्धांत में क्या होता है कि जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। बट जो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल जो कि क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये बॉडी के सेंटर से शुरू होता है। जैसे कि हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, तो वहाँ से हमारा विकास शुरू होता है और शरीर के बाहरी भाग की तरफ चलता है, यानी कि केंद्र से परिधियों की तरफ चलता है। तो ये कौन सा सिद्धांत कहता है, समीपस्थ दूराभिमुखी सिद्धांत कहता है, ठीक है। और जो सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल वो क्या कहता है कि विकास सिर से पैर की तरफ चलता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रखा है, सिर से शुरू होता है फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत यानी कि सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। समीपस्थ दूराभिमुखी सिद्धांत यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल क्या कहेगा कि जो विकास होता है केंद्र से परिधियों की तरफ होता है, यानी कि बॉडी के सेंटर से, बॉडी के मध्य से बाहरी भाग की तरफ होता है, ठीक है।
तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत क्या कहता है कि हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं जो कि किसके कारण होती है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण होते हैं। यानी कि हर बच्चे के सोचने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखिए एक रूपता का सिद्धांत क्या कहता है, जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो जब वो रोता है तो क्या करता है, अपने सभी बॉडी पार्ट्स का यूज करता है, जैसे कि हाथ पैर पटकता है ना। बट जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है वो क्या करता है, किसी विशिष्ट अंग का यूज करना सीख जाता है। यानी कि जब उसको रोना भी होता है सिर्फ वो रोता है, ठीक है, हाथ पैर नहीं पटकता है। तो ये होता है आपका एक रूपता का सिद्धांत। बाकी ये सारे प्रिंसिपल मैंने पहले ही आप लोग को करा रखे हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, आनुवंशिकी स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी हेरिडिटी होती है ना, इससे क्या निर्धारित होता है, जो हमारे मैच्योरिटी होती है, जो हमारी परिपक्वता होती है, क्योंकि ये हाईली रिलेटेड होती है किससे, हेरिडिटी से। हमारी जो हमारी मैच्योरेशन होती है, हम कितने परिपक्व हुए, ये हमारी हेरिडिटी से ही निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये बात आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी कि जो आनुवंशिकीय स्वभाव है हमारा, है ना, यानी कि जो हमारी मैच्योरेशन है किससे निर्धारित होती है, हमारी हेरिडिटी से। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसके फोल्डिंग की बात आप ये कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं, तो यहाँ पर उनका नाम ही नहीं दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। ठीक है, या फिर यहाँ पर ये भी दे रखा होता है कि जो टीचर वो संकेत या फिर इशारे प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका हो जाता है इसका फोल्डिंग। ठीक है, अनुकूलन एडॉप्टेशन की बात आपके कौन करते हैं, जीन प्याजे करते हैं, तो यहाँ पर इसकी भी बात नहीं हो रखी है, सोशलाइजेशन की भी यहाँ पर बात नहीं हुई है, यहाँ पर तो हेरिडिटी की बात हुई है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैंने फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप जो टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर मैंने जो क्लासेस के लिंक है वो भी प्रोवाइड कर रखे हैं, साथ ही साथ जो आप लोगों की क्लासेस की पीडीएफ है वो भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल से आप जो है जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एडिशन और रोजन वाला क्वेश्चन है। एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। देखिए एडिशन तो आपका बिल्कुल सही है, जब जो टीचर है जब बच्चों को सहयोग में कार्य कराए तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, अपने विचारों को तो रखता ही है, साथ ही साथ जो उसके साथी समूह होते हैं उनके विचारों को भी जान पाता है। ठीक है, यानी कि विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इसलिए कहा था कि जो बच्चे होते हैं उनको ग्रुप वर्क कराने चाहिए, ताकि बच्चा जो एक दूसरे से भी कुछ चीज़ों को सीख सके। तो ये तो बात सही है। ठीक है, बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। अभी यही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। तो ए और क्या है, आर दोनों ही सही है। ठीक है, जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन प्याजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत लैंग्वेज को चेंज करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले आता है। ठीक है, अब देखिए जो जीन प्याजे आप सभी को पता है कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बता रखी है। ठीक है, एक तो बताया इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, जिसमें कि अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू किसी चीज़ के बारे में जानता है फिर सीखता है। ठीक है, एक बताया प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। ठीक है, और जो तीसरी इनकी स्टेज है वो क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका नाम ही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी जो बच्चा होता है जो कॉन्क्रीट चीज़ें होती है उसको बच्चा टच एंड फील कर पाता है ना, उसके बारे में बच्चा थिंकिंग कर पाता है। इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। और जो इनकी लास्ट वाली स्टेज उसका नाम क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से इस स्टेज को जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। ठीक है, देखिए जो बच्चा जीन प्याजे की सेकंड वाले स्टेज में होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, 2 से लेकर के 7 साल का होता है, वो संरक्षण नहीं कर पाता है। ठीक है, संरक्षण का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देखें तो जब आप बच्चे को एक लंबे से टब में, ठीक है, पानी देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने इसमें बच्चे को 5 लीटर पानी दे दिया। ठीक है, फिर इसी पानी को आपने एक चौड़े से टब में पलट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी पानी की मात्रा 5 लीटर है, यहाँ पर भी पानी की मात्रा 5 लीटर है। ठीक है, बट यार जो 2 से लेकर के 7 साल का बच्चा होगा, अगर इससे आप पूछेंगे तो बच्चा क्या कहेगा कि लंबे वाले टब में पानी की मात्रा अधिक है। ठीक है, क्योंकि जो ये टब है उसको दिखने में लंबा लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चा है वो यहाँ पर कहेगा कि लंबे वाले टब में पानी की मात्रा अधिक है, इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे का ध्यान यहाँ पर होता है सिर्फ चीज़ों की शेप और साइज पर ही होता है। ठीक है, क्वांटिटी मात्रा पे उसका ध्यान होता ही नहीं है। अगर इस टब में 5 लीटर पानी तो इसमें भी 5 लीटर ही होगा, क्योंकि यही पानी उस टब में डाला गया है ना। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वह संरक्षण नहीं कर पाता है, यानी कि चीज़ों जो उसका ध्यान होता है सिर्फ चीज़ों की शेप और साइज पर ही होता है, उसकी क्वांटिटी पर नहीं होता, उसकी मात्रा पर नहीं होता। इसके लिए एक और एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आप लोगों ने अक्सर अपने डेली लाइफ में देखा होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए जो 2 से लेकर के 7 साल का बच्चा है, अगर आप इसको
5 की एक नोट दे दे और एक एक के 5 सिक्के दे दे, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, इन सिक्कों को लेना पसंद करेगा क्योंकि उसको लगता है कि सिक्के ज़्यादा हैं, है ना, बट है तो ये 5 ही रुपए, चाहे आप उसको 5 की एक नोट दे दे या फिर एक एक के 5 सिक्के दे दे, है ना। बट बच्चे का जो ध्यान होता है सिर्फ शेप और साइज पर होता है, उसको लगता है कि जो चीज़ दिखने में ज़्यादा है वही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो संरक्षण नहीं कर पाता, कंजर्वेशन नहीं कर पाता। ये बच्चा कब कर पाता है, जब वो 7 से लेकर के 11 साल तक का हो जाता है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में चला जाता है, ठीक है, जो 3rd वाली स्टेज है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि जो बच्चा है जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है, जैसे कि मैंने आप लोग को अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, बच्चे के संरक्षण कौशल नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चा है उसके अंदर अभी जो कंजर्वेशन है ना, जो संरक्षण कौशल होता है वो अभी डेवलप नहीं हो पाया है। यानी बच्चा कितने साल का है, 2 से लेकर के 7 साल का है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन क्या रखा है, बच्चे ने वस्तु स्थायित्व नहीं शामिल किए, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, ये बच्चे के अंदर जब बच्चा जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, तभी डेवलप हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो छोटा बच्चा होता है, जब इसके सामने आप कोई चीज़ रख देते हैं ना, कुछ महीनों का अगर बच्चा है तो वो उस चीज़ के लिए नहीं रोएगा, उसको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे सामने कुछ रखी थी अब हट गई, ठीक है, अब वो चीज़ वापस नहीं आएगी, ठीक है। बट जब जैसे जैसे बच्चे को थोड़ी नॉलेज होती है, जैसे जैसे बच्चे को थोड़ा ज्ञान होता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है ना, उसके सामने अगर आप कोई चीज़ रख के वापस हटा लीजिए तो बच्चे क्या सोचता है, ये चीज़ कहीं पर तो ऐसे मेरे सामने से हटा ली गई, तो बच्चे क्या करता है उस टाइम जोर जोर से रोने लगता है जब तक उसको वो चीज़ वापस ना दे दी जाए, है ना। तो यहाँ पर बच्चा समझ जाता है कि वस्तु स्थायी है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या परमानेंट है बट मेरे सामने नहीं है ना। तो इसलिए बच्चा क्या करता है, वहाँ पर रोता है। ये बच्चे के अंदर जन्म से लेकर के 2 साल के अंदर ही डेवलप हो जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जीववादी सोच बच्चों के विचार को सीमित करती है, ये बात देखिए यहाँ पर बिल्कुल गलत है ना। एनिमिज्म में क्या होता है आपका, ये भी बच्चे के अंदर 2 से लेकर के 7 साल के अंदर ही डेवलप होता है। जो 2 से लेकर के 7 साल के बच्चे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जो गुड़िया वगैरह होती हैं उनको खाना खिलाते हैं, है ना, उनको नहलाते हैं, तो उनको क्या लगता है कि जो निर्जीव चीज़ें वो भी क्या होती है, सजीव होती हैं, उनमें भी जान होती है। यानी कि जो मेरी डॉल है वो भी खाना खा सकती है, ठीक है, उसको भी भूख लगती होगी। तो बच्चा क्या करता है, यहाँ पर जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनको भी सजीव मानता है, ठीक है। ये बच्चे के अंदर 2 से 7 साल के अंदर ही डेवलप होती है। बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में असक्षम है, ठीक है। ये भी आपका इसी स्टेज में नहीं कर पाता है। जैसे जो बच्चा होगा, अगर आप इसको चीज़ों को एक क्रम में लगाने को कह दें तो बच्चा यहाँ पर क्रम में नहीं लगा पाता है, जो बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का होता है, ठीक है। बट यहाँ पर कंजर्वेशन की बात हुई है, शेप और साइज की बात हुई है, ठीक है, क्वांटिटी की बात हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जितने भी मैंने आपको बताए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। जो मैंने अभी आपको क्रम बताया था SPCF, ठीक है, SPCF मैंने बताया हुआ था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसी का आपको सही क्रम बताना है। तो सिंपल सा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला आपका क्या हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वो पकड़ी जा सकती है, कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है। अब देखिए जो लॉरेंस कोहलवर्ग है, इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए। पहला लेवल इनका क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल, फिर कन्वेंशनल लेवल इन्होंने बताया और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इन्होंने बताया, ठीक है। और हर एक लेवल में इन्होंने 2-2 अवस्थाएं बता रखी है, ठीक है। जो उनकी पहला वाली अवस्था है, जिसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है, दंड की वजह से, डर की वजह से नैतिकता को प्रदर्शित करता है। उसके अंदर नैतिकता होती नहीं, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है ना। जैसे कि मान लीजिए जो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी मेहमानों के लिए मिठाइयाँ वगैरह रखी रहती हैं तो बच्चे तुरंत ही उसके पास में चले आते हैं ना। बट बच्चा मिठाई खाता नहीं है। क्यों नहीं खाता है, क्योंकि अगर उसने मिठाई खा ली तो उसकी मम्मी या फिर जो उसके घर के सदस्य हैं वो उसको डांट लगाएंगे। तो बच्चे के अंदर यहाँ पर नैतिकता होती नहीं है, बट वो डर की वजह से नैतिकता को प्रदर्शित जरूर करता है। तो यहाँ पर जो नेहा है ना, खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो कि मेहमानों के लिए है ना खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वो पकड़ी जा सकती है, उसकी पिटाई भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर जो नेहा है उसके अंदर अभी नैतिकता आई नहीं है, बट वो नैतिकता प्रदर्शित जरूर कर रही है ताकि उसकी मम्मी उसको पकड़े ना, उसकी पिटाई ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर एक कौन से वाले अवस्था में है, पहली वाली अवस्था में, ठीक है, पहले लेवल के पहली वाली अवस्था में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ठीक है।
दूसरी वाली अवस्था क्या है, यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास। इसमें क्या होता है कि जैसा आप व्यवहार मेरे साथ प्रदर्शित करेंगे वैसा ही व्यवहार मैं आपके साथ भी प्रदर्शित करूंगी। ये सिर्फ बच्चों में नहीं होती, बड़ों में भी होती है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर कल पड़ोसी ने आपके घर के सामने कूड़ा लगा दिया था तो सुबह ही आप उसके घर के सामने भी कूड़ा लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये किस वाली स्टेज को प्रदर्शित करते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग की दूसरी वाली स्टेज, ठीक है, दूसरी वाली अवस्था को, कि जैसा आप व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं वैसा ही सेम व्यवहार मैं आपके साथ भी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास होता है। ये छोटे बच्चों में भी होता है कि अगर तुमने मेरी पेंसिल तोड़ दी तो मैं भी तुम्हारा पेंसिल जरूर तोड़ूंगा, ठीक है, या फिर तोड़ूंगी, है ना। तो यहाँ पर ये भी ध्यान में रखेंगे। बट इसका जो राइट ऑप्शन है ये क्या है, बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है वो डर की वजह से नैतिकता प्रदर्शित कर रहा है। सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, ठीक है, ये आपकी एकदम लास्ट वाली जो पोस्ट कन्वेंशनल होता है, इसमें जो आपकी 6 वाली स्टेज होती है ना, उसमें व्यक्ति होता है, यानी इसमें जो व्यक्ति होता है इसको सही गलत कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये अपने रूल जो होते हैं, अपने जो नियम होते हैं वो खुद बनाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, है ना, ये अपने नियम खुद बनाए समाज की भलाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत वाले अभिविन्यास के अंतर्गत वो आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ठीक है। अब देखिए जो कन्वेंशनल वाला लेवल है जिसमें जो बच्चा होता है वो थर्ड वाले स्टेज में होता है। प्री कन्वेंशनल लेवल जिसमें मैंने आप लोग को बता रखा था कि 2 अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था दंड एवं आज्ञापालन, दूसरी अवस्था यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास, ठीक है। बट जो कन्वेंशनल लेवल यानी कि जो पारंपरिक स्तर होता है इसमें जो थर्ड वाली अवस्था होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, ठीक है। बच्चा यहाँ पर नैतिकता इसलिए प्रदर्शित करता है ताकि जो उसके पेरेंट्स या फिर जो दूसरे लोग हैं उसको अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की कहें, है ना। जैसे कि कई बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो मेरे बहुत अच्छे बेटे हो या फिर तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो, ठीक है, अरे मेरा प्यारा बच्चा, है ना, अगर तुम मार्केट से ये सामान लेकर के चले आए तो, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन होता है, यानी बच्चा जो होता है दूसरे उसको अच्छा कहें इसलिए नैतिकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षीय वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। अब देखो जो लेव वाइगोस्की, इन्होंने किसकी बात की है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर की बात की है, यानी कि आप उन्हीं व्यक्तियों से सीखना चाहते हैं जो कि आपसे ज़्यादा किसी फील्ड में नॉलेज रखते हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा थोड़ी कि हम उनसे सीखेंगे जो हमसे कम नॉलेज रखते हैं ना, जो व्यक्ति हमसे ज़्यादा किसी फील्ड में नॉलेज रखता है हम उसी से चीज़ों को सीखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही दे रखा है, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षीय व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो ये बात कौन कहते हैं, लेव वाइगोस्की कहते हैं। MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए जब भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास की बात हो और पूछ देखिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं, लेव वाइगोस्की। तो यहाँ पर 3 चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। तो बच्चे का जो समाज होता है, जो बच्चे की सोसाइटी होती है ना, इसके अलावा जो बच्चे की कल्चर होती है, जो बच्चे की संस्कृति होती है, इसके अलावा जो लैंग्वेज जो भाषा होती है, इन 3 चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। ये बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की। तो इन्हीं तीनों वर्ड में से कोई एक वर्ड आपको अपने ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कंडीशनिंग, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं, है ना। रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन, इसकी बात तो आपके BF स्किनर करते हैं। यहाँ पर कल्चर, बिल्कुल सही बात है, तो सी ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपको समाज भी देखने को मिल सकता है या फिर लैंग्वेज भाषा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्हीं तीनों की बात करेंगे आपके लेव वाइगोस्की, ठीक है। हेरिडिटी की बात ये करते नहीं है, ठीक है, कि जो इनकी थ्योरी का नाम है वो क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तु दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है। देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है जिन्होंने कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया या फिर एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो हार्वर्ड गार्डनर ने, है ना। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात कर रखी है, इसमें कि 4 प्रकार तो आपको यहीं पर देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, शरीर और वस्तु दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता। तो ये कौन सा व्यक्ति कर पाता है, जिसके अंदर बॉडली कैंस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, यानी कि शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो वस्तुओं यूज करते हैं, जो उनकी बॉडी होती है उस पर एक अच्छा कंट्रोल होता है। जैसे जो क्रिकेटर होते हैं, जो सर्कस में काम करते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होती है। बाकी अगर हम बात करें तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता की, तो ये किसके अंतर्गत होगी, जो कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाए, तर्क कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बात हो नहीं रखी है। अंतः व्यक्तिक बुद्धि की बात करें यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, तो ये जो व्यक्ति होते हैं ये क्या करते हैं,
दूसरों की मनोभाव, स्वभाव, दशा के बारे में बता पाते हैं, यानी कि आपके मन में क्या चल रहा है ये व्यक्ति बता पाते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, यानी कि अंतः व्यक्तिक बुद्धि होती है। एक होता है आपका इंट्रा। ठीक है, इंट्रा का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति खुद के बारे में बता पाए, खुद के स्वभाव, खुद के मनोदशा के बारे में बता पाए, उस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस होती है, जैसे कि गौतम बुद्ध हो गए, है ना। तो यहाँ पर इसकी भी बात नहीं हो रखी है। भाषाई बुद्धि, जिनकी कि अपनी भाषा पर पकड़ अच्छी होती है ना, जो लोग अपनी लैंग्वेज के थ्रू दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि नेता हो गए, है ना। इसके अलावा जो कवि होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज के थ्रू दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। वकील के अंदर भी आपकी भाषाई बुद्धि पाई जाती है, तो इसकी भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। अब देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने जो 8 प्रकार बुद्धि के दे रखे हैं उसमें से आपका एक और प्रकार होता है स्थानिक बुद्धि। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोग को 4 प्रकार बताए। ठीक है, 4 क्या, मैंने आप लोग को यहाँ पर 5 प्रकार बताए। एक तो मैंने आप लोग को इंट्रा भी बताया था। ठीक है, तो 5 प्रकार तो आपके ये हो गए और ये आपका एक 6 प्रकार हो गया स्थानिक बुद्धि। ठीक है, सातवां क्या होता है, प्राकृतिक बुद्धि होता है, और एक आपका होता है संगीतमय बुद्धि। जिन दोनों के बारे में जो क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर मैं आप लोग साथ में डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए जो दृश्य स्थानिक बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, इसके अंदर क्या होती है, जो छवियाँ होती हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, है ना, उनको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, यानी कि प्रॉपर स्थान की समझ होती है। जैसे कि जो आर्किटेक्चर होते हैं, जो घरों के नक्शे वगैरह डिज़ाइन करते हैं, इनको जो घर बनाना है, अगर आप वो ज़मीन दिखा देते हैं तो उसके बारे में बताया जाता है कि कहाँ पर क्या चीज़ सही लगेगी, है ना, किस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो इनके अंदर प्रॉपर स्थान की समझ होती है, जो स्थानिक बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, क्योंकि वो घर तो देखे नहीं है ना, सिर्फ जमीन को देख करके बता देते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से घर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा किसकी बात हो रही है, संगीतमय बुद्धि की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो कहानियाँ व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता, तो ये किसके अंदर होगी, जो भाषाई बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। ठीक है, मैंने बताया था लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के अंदर क्या होगी, भाषा पर पकड़ अच्छी होगी, है ना, जो कविताएं कहते हैं, जो कहानियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये भी नहीं होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या दे रखा है, प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो ये कौन से बुद्धि वाले व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगी, प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगी, जिनको कि प्रकृति के बारे में एक अच्छी नॉलेज होती है कि कौन सी जमीन जो है उपजाऊ है, पौधों की कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, ठीक है, जानवर आपके किस तरीके से होते हैं। तो इन सभी के बारे में कौन व्यक्ति नॉलेज रख पाएगा, जिसके अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नर्म व्यवहार मत करो, किसका बढ़ावा देगा। जैसे कि हमारे स्कूल में अक्सर करके आपने चीज़ें देखी होंगी कि जो लड़के होते हैं उनको कभी भी रंगोली या फिर मेहंदी कंपटीशन में भाग लेने के लिए नहीं कहा जाता है ना। अक्सर लड़कियों को ही मेहंदी या फिर रंगोली कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहा जाता है। अगर डेस्क वगैरह सही करने तो लड़कों को काम दिया जाता है ना। तो यहाँ पर जो इस तरीके की धारणाएँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं कमज़ोर होती हैं, दब्बू टाइप की होती हैं, है ना, जो लड़के होते हैं स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, है ना। तो ये किसको प्रदर्शित करते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक टीचर भी करता है हमारे आस पड़ोस में, इवन घरों में भी। आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में 90% तक घरों में यही सारी चीज़ें होती हैं कि जो लड़कियाँ होती हैं घरों के अंदर के काम करेंगे, जो लड़के हैं वो घरों के बाहर के काम करेंगे। ठीक है, तो ये किसको प्रदर्शित करते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी किसी एक पक्ष को ज़्यादा महत्व देने की बात की जाए, है ना, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स होता है, ऐसे जो लड़के और लड़कियाँ होते हैं। जेंडर समता, देखिए समता आपका अलग होता है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, जिसको जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करना है। जैसे जो लड़कियाँ हैं इनकी कम एज में ही शादी करा दी जाती है ना, या फिर पहले से ही कम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए गए हैं ना। तो यहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं उनके लिए जो सरकार होती है क्या करती है, आरक्षण का प्रावधान कर, जैसे कि बिहार में आपका मिला हुआ है ना। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एज पर नीड, है ना, यानी कि जैसे जिसको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करना, समता की बात हो रही है। तो ये तो हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर है वो तो डायरेक्ट ये कह रहा है कि जो लड़के हैं मजबूत हैं, है ना, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। अब क्या जो लड़का है वो कमज़ोर नहीं हो सकता, या फिर जो लड़की है वो मजबूत नहीं हो सकती, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो आपका यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर तो सीधे तौर पर जेंडर स्टीरियोटाइप किया जा रहा है। जेंडर भूमिका में लचीलेपन की बात तब होती है जब ये कहा जाता है कि लड़के भी मजबूत होते हैं, लड़कियाँ भी मजबूत होती हैं, लड़के भी कमज़ोर होते हैं, लड़कियां भी कमज़ोर होती हैं, है ना। बट यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर तो सीधे कहा जा रहा है जो पुरानी विचारधारणा है उन्हीं को प्रेजेंट कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं, है ना।
जेंडर समानता, समानता का मतलब क्या होता है, दोनों को इक्वल रखना, चाहे लड़का हो या फिर लड़के हो, दोनों को समान महत्व देना। तो इसकी भी बात नहीं हो रही, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षिक रणनीति क्या होनी चाहिए। विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा का मतलब क्या होगा, जैसे कि जो हमारी क्लासरूम होती है उसमें अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं ना। कुछ बच्चे चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं ना, 2 से 3 बार उनको बताना पड़ता है। तो यहाँ पर जो बच्चे के सोचने समझने, जो तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही क्या होती है, विविध शिक्षार्थियों वाले कक्षा होती है। सिंपल सी बात है कि एक क्लासरूम में अगर 40 अभ्यर्थी हैं तो सबके सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग है ना। ये किसके कारण होती है, आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण होती है। तो यहाँ पर यही पूछ रखा है कि जो हम शैक्षिक रणनीतियाँ बनाएंगे वो कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ठीक है। उचित समावेशन, ठीक है, बिल्कुल सही बात यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि जिसको जैसी नीड है। अगर एक बच्चा किसी चीज़ को एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जा रहा है उसको, तो ठीक है। अगर वहीं पर कोई दूसरा बच्चा है, उसको 2 से 3 बार बताने में भी चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा है उसको, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टीचिंग मटेरियल का यूज करेंगे, उसको अलग तरीके से समझाएंगे, उसके लिए 2-3 और एग्जाम्पल का यूज करेंगे। यानी कि जिसकी जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उसका एक उचित समायोजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। मानकीकृत मूल्यांकन, यानी कि हम उसका एक ही तरीके से मूल्यांकन करेंगे। जैसे कि एक क्लासरूम में अगर 40 बच्चे हैं तो सबका हम एक ही तरीके से मूल्यांकन करेंगे। जब बच्चा चीज़ों को सीख एक तरीके से नहीं रहा है तो हम उसका मूल्यांकन कैसे एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन जो बच्चे का किया जाना चाहिए वो अलग अलग तरीके से किया जाना चाहिए, ठीक है। मानकीकृत तरीके से नहीं, ना ही मानकीकृत तरीके से उसको चीज़ें पढ़ानी है, ना ही मानकीकृत तरीके से उसका मूल्यांकन करना है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड भी है, ठीक है। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, प्रासंगिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चे के संदर्भ से जोड़ करके हम बच्चे को चीज़ें बताएं, है ना। अब बच्चा रह रहा है इंडिया में, आप उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं यूएसए का, बच्चा वहाँ पर कभी गया ही नहीं है, तो वहाँ की जगहों से वो कैसे चीज़ों को रिलेट कर पाएगा। तो जो भी चीज़ें आप बच्चे को पढ़ाएं या फिर बताएं वो कैसा होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, है ना। यानी कि बच्चे के संदर्भ से जोड़ करके, जो उसके आसपास चीज़ें जो बच्चे ने देख रखी है उसी से जोड़ करके आप चीज़ों को पढ़ाइए या फिर बताइए। तो ये भी गलत है। दृष्टिकोण में अनम्यता, जो शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, है ना। अगर बच्चों को चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, किसी बच्चों को समझ में आ जा रही है, तो ऐसा नहीं हम कहेंगे कि अरे तुम तो बेकारे हो, ठीक है, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। ये चीज़ करनी ही नहीं है। हम उस बच्चे को उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हर बच्चे की सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता है वो अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो अनियमितता नहीं दिखाएंगे, लचीलापन दिखाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, ठीक है। मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चों की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। देखिए एक ही रणनीति की बात हो रही है, नहीं, मूल्यांकन जो है बच्चे का अलग अलग तरीके से करना चाहिए, कई पक्षों में करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात गलत हो गई, ठीक है। यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है, बिल्कुल सही बात कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, कहाँ पर उसके सीखने में कमी रह गई है ना, क्या क्या उसको ज़रूरतें हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है, बच्चे के इवैल्यूएशन से, बच्चे के मूल्यांकन से। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता है, ये बात यहाँ पर गलत दे रखी है, ठीक है। जो बच्चे का इवैल्यूएशन होता है बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों को भी पहचानता है और बच्चे की विशिष्ट जरूरतों को भी पहचानता है ना, कि बच्चे के कहाँ पर सीखने में कमी है ना, कौन सा बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, ये सारी चीज़ें बच्चे के इवैल्यूएशन से पता चलती हैं। तो ये गलत दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या दे रखा है, यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। अब देखिए ये भी बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है ना। कोई भी बच्चा जो को सीख सकता है अगर हम उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड कर दे तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बात गलत है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूछ रखा था कि मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, छात्रों में भय और तनाव पैदा करना नहीं। जो बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है ये बच्चे के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कहाँ पर कमी रह गई, ठीक है, कहाँ पर बच्चों के हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए किया जाता है, ठीक है। भय और तनाव पैदा करने के लिए कभी भी बच्चे का इवैल्यूएशन नहीं किया जाता है। असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना नहीं। छात्रों के बीच तुलना करना, कंपैरिजन के लिए भी मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ठीक है। जो बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे के मजबूत पक्ष कौन से हैं, है ना, कमज़ोर पक्ष कौन से हैं, कहाँ पर जो बच्चा है उसके सीखने में कमी रह गई है, कहाँ पर जो टीचर है उसको और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है ना।
यानी कि एक तरीके से जो बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है वो उसके सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उसको हेल्प देने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। देखिए, जब भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो, समावेशी शिक्षा, इसका नाम ही है समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी प्रकार के बच्चों को क्या करेगी, इंक्लूड करने, समाहित करने की बात करेगी। चाहे बच्चा विशेष आवश्यकता वाला हो, ठीक है, दृष्टिबाधित हो, श्रवण बाधित हो, या फिर गिफ्टेड चाइल्ड हो, या फिर सामान्य बच्चा हो, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाला बच्चा हो, सभी प्रकार के बच्चों को अपने अंदर इंक्लूड करने की बात करती है, समाहित करने की बात करती है। बट एजुकेशन कैसे देगी, एज पर नीड एजुकेशन, जिस बच्चे की जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों को चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएगी। ये बात कहती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। ठीक है, इसका रीज़न क्या दे रखा है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधित वाले शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को ही पोषित किया जाए। मैंने क्या बोला, सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पोषित करने की बात करती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, बट यहाँ पर दे रखा है केवल बाधित विद्यार्थी, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, यानी कि अजर्शन और रीज़न क्या है, दोनों ही गलत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन को आपने एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमें पता चल गया था कि अजर्शन क्या है हमारा गलत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन में सीधे देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ए और आर दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए ए तो हमारा सही है ये नहीं है ना, तो ये गलत हो गया आपका। ए और आर फिर से दे रखा है दोनों सही, तो ये भी गलत। ठीक है, ए सही है, क्या हमारा ए सही था, नहीं सही था, तो ये भी गलत। हमें सिंपल सा पता चल गया, हमें रीजन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, हमें यहाँ पर ही पता चल गया कि ए और आर दोनों ही गलत होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन में जहाँ पर आपका टाइम बच सकता है आप जरूर बचाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार, यानी कि उनको समाज से अलग कर देना चाहिए। ये तो बात करती ही नहीं है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, ये तो वंचित पृष्ठभूमि बच्चों को भी समाहित करने की बात करती है, तो ये तो गलत होगा। सामाजिक हाशिकरण, यानी कि उनका जो है मजाक उड़ाना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। मानकीकृत पाठ्यचर्या, मैंने क्या बताया कि जो पाठ्यक्रम या फिर जो पाठ्यचर्या है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग उसमें हम चेंज भी लाएं। ठीक है, तो तीन बातें तो आपके यहाँ पर गलत दे रखी हैं। यहाँ पर बचता कौन सा है, डी ऑप्शन, यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देश। चाहे बच्चा वंचित पृष्ठभूमि वाला हो, श्रवण बाधित है ना, दृष्टि बाधित है, अगर आपके क्लासरूम में बच्चा है तो आपको सभी बच्चों को पढ़ाना है ना, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, जैसे कि हर बच्चे के सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर आप एक ही एग्जाम्पल का नहीं यूज करेंगे, कई तरीके के एग्जाम्पल का यूज करेंगे ताकि हर एक बच्चा समझ सके चीज़ों को। ठीक है, आप हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग जो है जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसका यूज करेंगे क्लासरूम में। मान लीजिए अगर आपके क्लासरूम में एक दृष्टिबाधित छात्र है, ठीक है, आपको उसको पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर जो ब्रेल लिपि होती है उसका यूज कर सकते हैं, या फिर बच्चों को थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं अगर, तो आप उसको सबसे पहले स्थान पर बैठा सकते हैं ताकि बच्चा वहाँ से जो है चीज़ों को सही तरीके से देख पाए, है ना, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर मान लीजिए आपके क्लासरूम में एक श्रवण बाधित छात्र है, तो आप उसको भी आगे बैठा सकते हैं ताकि आपके वो चेहरे के हाव भाव को देख करके थोड़ा बहुत चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, या फिर उसको थोड़ी बहुत चीज़ें सुनाई दे रही है तो वहाँ से भी उसको हेल्प मिले, है ना। तो इस तरीके से जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी क्लास उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके, है ना, या फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आप प्रिपेयर करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गति विकलांगता, ठीक है, यहाँ पर विकलांगता नहीं होगा, दिव्यांगता होगा। ठीक है, दिव्यांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है। यानी आपके क्लासरूम में अगर लोको मोटर डिसेबिलिटीज वाला बच्चा है तो उसके लिए कौन सी सहायक तकनीकी का आप यूज करेंगे, तो व्हील चेयर का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, पहिया कुर्सी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बड़ी मुद्रण वाली किताबें, बड़ी मुद्रण वाली किताबें किस बच्चे के लिए हेल्पफुल होगी, जिस बच्चे को आंशिक दृष्टिबाधिता है, यानी कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो है देखने में दिक्कत है, तो ऐसे में अगर हम उसके सामने बड़ी मुद्रण वाली किताबें प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे को पढ़ने में हेल्प मिलेगी, है ना। वर्ड प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर, शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, ये भी आपके दृष्टिबाधित बच्चों को हेल्प करेगी। स्पर्श सामग्री जो होगी ये भी दृष्टिबाधित बच्चों को हेल्प करेगी, जैसे कि आपकी ब्रेल लिपि हो गई, है ना। तो यहाँ पर ए ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, जो अधिगम अक्षमताएं होती है, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। गणितीय अवधारणा और गणना में कठिनाइयाँ, किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं। देखिए, जब भी बच्चे को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत है तो वहाँ पर बच्चे को क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है ना, कैलकुलिया कैलकुलेशन में दिक्कत, इससे आप समझ जाइएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, गुणज वैकल्य। ठीक है, पठन वैकल्य में क्या होता है, डिस्लेक्सिया में क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है ना, बच्चा सही तरीके से शब्दों को पढ़ नहीं पाता, रीड नहीं कर पाता है ना। वाच को बच्चा यहाँ पर सा पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है। ठीक है, तो ये आपका होता है रीडिंग डिसऑर्डर। लेखन वैकल्य में क्या होता है, डिस्क
ऑर्थोग्राफी, बच्चों को यहाँ पर लिखने में दिक्कत होती है ना, बच्चा जो है सही तरीके से शब्दों को लिख नहीं पाता और इस बच्चे की जो राइटिंग होती है वो पढ़ने योग्य नहीं होती, बच्चे ने क्या लिख रखा है आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना, इलिजिबल राइटिंग होती है। ऑटिज्म में क्या होता है, स्वलीनता क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है बार बार चीज़ों को रिपीट करता है, रेपिटेटिव बिहेवियर करता है ना, बच्चा जो है सही तरीके से संप्रेषण नहीं कर पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, समाज में सही तरीके से संचार नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा होता है एक ही शब्द को, एक ही वाक्य को बार बार दोहराता है, रिपीट करता है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखते हैं, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषता में शामिल है। ठीक है, अब देखिए जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, कई डायरेक्शन में सोचते हैं, है ना, विचारों में अन्यथा। ठीक है, इनके जो विचार होते हैं फिक्स नहीं होते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन वाले विचार होते हैं, बच्चा कई डायरेक्शन में सोचता है, तो ये तो गलत हो गया, है ना। ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, देखिए ऐसा नहीं कि बच्चे उबन फील करते हैं, क्योंकि ये क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक होते हैं, है ना, ये खुद कुछ नया क्रिएट कर लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा। जटिलता के लिए वरीयता, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इन बच्चों को जो कठिन कार्य होते हैं वो दिए जाते हैं, है ना, ताकि जो इनकी थिंकिंग वो और भी अच्छी तरीके से डेवलप हो सके, है ना। सारी सोच, इनकी जो सोच होती है वो कन्वर्जेंट नहीं होती है, डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, तो ये गलत दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है ना, पुरस्कार और दंड का प्रावधान। देखिए अर्थपूर्ण अधिगम की बात हो रही है, मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है, तो इसमें बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है ना, सक्रिय होकर के चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर पुरस्कार और दंड की बात हो रही है, तो ये तो आपका होगा नहीं। कभी भी बच्चों को अगर बार बार पुरस्कार देने की बात हो, बार बार दंड देने की बात हो, तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि जब आप बच्चों को बार बार पुरस्कार देते हैं, दंड देते हैं, फिर बच्चा पुरस्कार पाने के लिए चीज़ों को सीखने लगता है, फिर दंड से बचने के लिए किसी चीज़ को सीखता है ना, उसका सीखने पर ध्यान होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो पुरस्कार और दंड है आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, है ना। एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चा एक दूसरे के साथ में बातचीत करता है, इंटरेक्ट करता है ना, तो दूसरे के विचार को भी समझता है, अपने विचारों को भी रखता है, तो बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। सीखने के तरीके पर विचार, ये भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कि अपने सीखने के तरीके पर विचार करते, जैसे कि मान लीजिए आप सीडीपी के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, उसमें आपके जितने भी नंबर आए, तो आप सोच रहे हैं कि मेरे इतने नंबर कैसे आए, है ना, या फिर मैंने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की, है ना, क्या क्या चीज़ें अभी मुझे और पढ़नी है, तो उससे भी आपकी जो थिंकिंग होती है वो डेवलप होती है ना, मीनिंगफुल लर्निंग होती है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर बी और सी दोनों ही सही है, जो कि आपके सीबीएसई की तरफ से दोनों ही ऑप्शन आपके सही माने गए थे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है उन्होंने 2 सही ऑप्शन दे रखा था, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों में सीबीएसई की तरफ से गलतियाँ की जाती है, जिसमें कि आपको या तो 2 ऑप्शन सही माने जाएंगे या तो फिर सभी ऑप्शनों को सही मान लिया जाता है ना, यानी कि उस पर सभी को कॉमन नंबर दे दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से वो क्वेश्चन गलत पूछा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने 2 ऑप्शन सही माने थे, बी और सी। साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर, कभी भी बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना नहीं डेवलप करनी है ना, यहाँ पर बच्चे के सीखने पर फोकस करना है, कंपटीशन पर नहीं, तो ये भी आपका नहीं होगा, यहाँ पर आपका बी और सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्यपुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। ये बात देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी, है ना। जो पाठ्य पुस्तक क्या होती है, बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन होती है, एक रिसोर्स होती है ना। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है उसमें सीखने का केंद्र क्या होता है, चाइल्ड होता है, बच्चा होता है। जो भी एक्टिविटी कराई जाती है बच्चे को केंद्र में रख करके ही कराई जाती है। तो ए तो आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में ए आपका गलत है। मैंने क्या बताया था किस तरीके से आपको ऑप्शन ढूंढना है। ए और आर दोनों सही है तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, फिर से ये गलत हो गया, ठीक है। ए सही है तो ए तो हमारा गलत दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। हमें यहाँ पर रीजन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है ना। हम डायरेक्ट जो है ऑप्शन तक पहुँच जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन में है ना आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हम यहाँ पर रीजन भी देख लेते हैं, है ना। माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तकों को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। नहीं, बच्चा किसी भी स्तर पर सबसे अच्छा कब सीखता है, जब वो कोई एक्टिविटी करता है ना। जब उसमें जो है भाग लेता है किसी एक्टिविटी में, जब अपने साथियों के साथ में वो सहयोगात्मक ग्रुप वर्क करता है, तब चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखता है ना। पाठ्य पुस्तक तो एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। तो यहाँ पर रीजन भी गलत है। आगे देखते हैं, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है। देखिए जो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है आप इसको माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ क्या आप इसको मेजर कर सकते हैं, नहीं माप सकते, ठीक है। तो ये गलत है।
ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। जो सामाजिक रचनात्मक कक्षा होती है ना, उसमें जो लर्निंग होती है, बच्चा अपने ज्ञान का क्या करता है, स्वयं निर्माण करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग में से होता है। उद्दीपन प्रतिक्रिया की बात कौन करते हैं, थॉर्नडाइक करते हैं, है ना। तो ये तो आपका यहाँ पर होगा ही नहीं। यहाँ पर एक तरीके से पुरस्कार और दंड की बात कर दी जाती है। तब होती है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्वलन पेशकश की जाती है, यानी कि एक तरीके से बच्चों को पुरस्कार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। तो ये भी गलत दे रखा है। इसकी बात आपके BF स्किनर करते हैं, जो रीइंफोर्समेंट होता है। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए, अनुकूल और पुनर्वंडन के सिद्धांत नहीं। रीइंफोर्समेंट की बात आ गई तो ये भी गलत हो गया। प्रतिस्पर्धा की बात हो गई तो ये भी गलत हो गया। बच्चों के अंदर कंपटीशन डेवलप करना है। सहयोग और सकारात्मक, बिल्कुल सही आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बच्चा एक दूसरे के सहयोग से सीखे, है ना, अपने विचारों का आदान प्रदान करे, सकारात्मकता हो क्लास में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पृथक्करण और नामकीकरण, जब भी बच्चों को पृथक्करण, है ना, लेबलिंग की बात आ जाए, उनको नामकीकरण करने की बात की जाए, तो वो ऑप्शन आपका कभी होगा ही नहीं, ठीक है। 3-4 वर्ड है, अगर आपको ये अपने ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो आप देखिएगा सबसे पहले कि जो क्वेश्चन पूछा है ये पॉजिटिव वे में पूछा है या फिर नेगेटिव वे में पूछा है ना। तो वहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा है ना, सकारात्मक पूछा हुआ है, तो वहाँ पर आपका जो है रीइंफोर्समेंट आपको देखने को मिल जाए, या फिर पृथक्करण, नामकीकरण देखने को मिल जाए, प्रतिस्पर्धा देखने को मिल जाए, तो वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ये सारे वर्ड क्या होते हैं आपके एग्जाम के लिए, निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। बट आपको क्वेश्चन जरूर देख लेना है कि किस वे में पूछा है ना, आपसे सही ऑप्शन पूछा है फिर गलत ऑप्शन पूछा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, मध्य विद्यालय में बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रणनीति, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जब बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोचता है, आप उसको अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो जो समस्या समाधान है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, वो बच्चे के अंदर डेवलप होती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका रीजन क्या दे रखा है, बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी जब बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा तभी तो किसी चीज़ को सीख पाएगा, है ना, मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाएगा। तो ए और दोनों आर जो है दोनों सही है, जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कक्षा में प्रश्न केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिए जाना चाहिए, ये बात पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। शिक्षक और जो छात्र होता है, ठीक है, दोनों के द्वारा जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए, ये पूरी तरीके से गलत है। केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने चाहिए, ये भी गलत है ना। किसी के द्वारा नहीं पूछे जाने चाहिए, तो फिर क्लासरूम में कर ही क्या रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये भी गलत है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन, छात्रों और शिक्षक द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए, यानी कि टीचर भी क्वेश्चन कर सकता है और छात्र भी क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। दोनों ही क्या होते हैं, क्वेश्चन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, जो आपका मोटिवेशन है, यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा इंटरनल मोटिवेशन, और एक होता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा। हम बात करें यहाँ पर एक्सटर्नल मोटिवेशन की, बाह्य अभिप्रेरणा की, तो यहाँ पर जो बच्चा होता है, ठीक है, उसका किसी भी कार्य को जो करने के पीछे का रीज़न होता है वो बाहर होता है, ठीक है। ऐसे कि बच्चा को कई बार कह दिया जाता है कि अगर तुमने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया तो तुमको फ़ोन दिलाएंगे, या फिर तुमको बाइक दिला देंगे, तुमको साइकिल दिला देंगे, तुमको कोई और पुरस्कार दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे के किसी भी कार्य के पीछे का रीज़न है करने का, वो बाहर है, ठीक है। बच्चा किसी बाहरी कारक की वजह से किसी कार्य को कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा डर की वजह से भी अभिप्रेरित हो सकता है कि अगर मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया तो फिर मेरे मम्मी पापा मुझे डांट लगाएंगे, या फिर मुझे टीचर से डांट पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर जब भी किसी भी कार्य को करने के पीछे का जो रीज़न है वो बाहर होता है, तो बच्चा बाहरी रूप से भी प्रेरित होता है, ठीक है। बट जब बच्चा खुद, है ना, उसको सीखने में मज़ा आ रहा है, उसको सीखने में खुशी हो रही है, तो वहाँ पर बच्चा क्या होता है, इंटरनल रूप से अभिप्रेरित होता है। हमसे यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में ही पूछ रखा है, भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके, तो यहाँ पर तो बच्चा बाहरी रूप से भी प्रेरित होगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। नकारात्मक सुदृढ़ द्वारा, मैंने बताया ना, जो अभिप्रेरणा होती है आपकी पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है। जो आपकी बाह्य अभिप्रेरणा होती है, यानी कि बच्चा डर की वजह से, है ना, नकारात्मकता की वजह से भी क्या होता है, मोटिवेटेड होता है। तो ये भी बात आपकी
बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगी, दंड के भय द्वारा, ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, तो ये भी आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि तीनों एग्जाम्पल आपके किसके हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन के, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा के। एक ही एग्जाम्पल है जो कि आपका इंटरनल मोटिवेशन का हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रखा है, सक्रिय अन्वेषक, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जो है एक्टिव होकर चीज़ों को सीखता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। अमूर्त समस्याओं पर काम करना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रखा है, मध्य विद्यालय, ठीक है, जो मध्य विद्यालय के छात्र होंगे, सिंपल सी बात है कि वो अमूर्त समस्याओं पर भी काम कर लेंगे, तो ये भी बात सही है, ठीक है। पूछताछ और प्रयोग, यानी कि जो बच्चा सक्रिय होकर के अन्वेषण करता है, खोज करता है, तो सिंपल सी बात है एक दूसरे से पूछताछ भी करता है, एक्सपेरिमेंट भी करता है, तो ये भी बात सही है, ठीक है। शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत, चारों बातें आपके यहाँ पर सही दे रखी है, क्योंकि जब बच्चा शिक्षकों के साथ में बातचीत करता है, अपने साथियों के साथ में बातचीत करता है, तो उसकी जो थिंकिंग होती है वो डेवलप होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को डैश और असफलता को डैश के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। अब देखिए जो टीचर है उसको बच्चों के अंदर ये वाली भावना डेवलप करनी चाहिए कि जो योग्यता होती है ये क्या होती है, वृद्धिशील होती है, स्थायी होती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। योग्यता कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है ना। जितने नंबर अगर आपके, मान लीजिए जब आपके अपने सीटेट की तैयारी शुरू की थी तो उसमें आपके सीडीपी में 30 में से आपके 10 नंबर आ रहे थे, है ना, या फिर 15 नंबर आते हैं, फिर उससे भी कम नंबर आ रहे थे, है ना। बट आपने क्या किया, एफर्ट लगाया, प्रैक्टिस की, बार बार उस चीज़ को टाइम दिया, तो जो आपकी योग्यता थी वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी, है ना। अब आपके सीडीपी में 25 नंबर आ रहे हैं, है ना, या फिर 30 में से 30 भी नंबर आ सकते हैं आपके, अगर आपने ज़्यादा एफर्ट, प्रैक्टिस या फिर टाइम दिया होगा तो जो आपकी योग्यता है ये आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप एफर्ट करें, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, तो उस चीज़ पर टाइम देते हो तो योग्यता क्या होती है, वृद्धिशील होती है ना। एक टीचर को यही बच्चे के अंदर भावना डेवलप करनी चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो असफलता होती है ना, वो क्या होती है, सुधार का अवसर होती है। यानी कि जो चीज़ें मैंने पिछली बार गलतियां की थी, है ना, जिस वजह से मैं पिछली बार फेल या फिर फेल हो गया था, वो गलतियां मुझे इस बार नहीं करनी है ना। तो जो असफलता होती है क्या करती है, हमें सुधार की अपॉर्चुनिटी देती है, अवसर देती है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा था वृद्धिशील, स्थायी वाले तो आपके पहले ही गलत हो जाएंगे, है ना, वृद्धिशील। बट यहाँ पर जो असफलता है वो शर्मनाक और अपमानजनक, ये बात बिल्कुल गलत है। असफलता क्या होती है, सुधार का एक अवसर होती है, ठीक है। यानी कि जिस वजह से, जिस रीज़न की वजह से मेरा अगली बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया था, वो रीज़न, है ना, या फिर वो गलतियां मैं इस बार नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी, ठीक है। तो असफलता क्या होती है, सुधार के अवसर होती है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं, अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है। सहयोगात्मक शिक्षा, ये तो देखिए जब आप सहयोग से किसी चीज़ को सीखते हैं, है ना, तो वहाँ पर अपने विचारों को भी रखते हैं, दूसरे के विचारों को भी सुनते हैं, है ना, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो ये तो सीखने में हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पर विफलता के लिए जिम्मेदार कौन सा कारक है उसके बारे में पूछ रखा है, तो ये तो मतलब सीखने के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये तो होगा नहीं। समावेशी कक्षा है, समावेशी जो कक्षा होती है इसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, एज पर नीड एजुकेशन दी जाती है, तो ये भी सीखने में हेल्प करती है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, मैंने क्या बताया, बच्चों को प्रसंग में चीज़ें पढ़ानी चाहिए। जब आप बच्चों को गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम बताएंगे, है ना, यानी कि जो चीज़ें बच्चा जानता ही नहीं है उससे रिलेट करके आप चीज़ें बच्चों को बताएंगे, तो यहाँ पर जो बच्चा होगा वो विफल ही तो होगा, क्योंकि उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सार्थक अधिगम, यानी कि जब आप मीनिंगफुल लर्निंग कराते हैं, बच्चे के संदर्भ से चीज़ें जोड़ करके पढ़ाते हैं, तो भी बच्चा बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाता है, समझ पाता है, क्योंकि वो चीज़ें बच्चे ने अपने आसपास देख रखी हैं, है ना। तो जो आपका एनसीएफ और एनईपी है वो भी यही कहता है कि बच्चे के रियल लाइफ से, यानी कि वास्तविक दुनिया से हम चीज़ें जोड़ करके पढ़ाएं, वहाँ का एग्जाम्पल लेकर के बच्चे को बताएं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रखा था कि विफलता के लिए जिम्मेदार कौन सा कारक है, तो सी वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। देखिए जब भी समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन की बात हो तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कि जो बच्चा होगा वो मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ही पूछूं कि पानी बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो आप जो इसमें अलग अलग आंसर देंगे, है ना, कई डायरेक्शन में सोच पाएंगे और क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर हर बच्चे का जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा, बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाएगा, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाए, ठीक है। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, तो इसमें सिर्फ बच्चा एक ही आंसर बता पाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं पूछूं
महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो इसमें आप एक ही आंसर बता पाएंगे, ठीक है। तो आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, इसमें जो बच्चा है या फिर जो व्यक्ति है वो एक ही आंसर बता पाएगा, है ना। तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेगा, ठीक है। आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानी है, तो इसमें भी बच्चा एक ही आंसर बताएगा, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो जहाँ पर भी होगी आप उसको बता देंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे इसमें सिर्फ बच्चा एक ही आंसर बता पा रहा था, बट जो ए वाला, ठीक है, यानी जो पानी बचाव के तरीके, इसमें बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाएगा, अलग अलग आंसर बता पाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या करेगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर फिर से दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो प्रमाण होते हैं, जो एविडेंस होते हैं कि आखिर ये चीज़ सही क्यों हुई, है ना, उस पर क्या करता है बच्चा, तर्क करता है ना, क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो समालोचनात्मक चिंतन होता है उसमें जो प्रमाण होता है वो क्या होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, है ना, सुनियोजित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए, नहीं, जो प्रमाण होते हैं यहाँ पर प्रॉपर उसका एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है कि आखिर ये चीज़ क्यों सही है, ठीक है, ये एविडेंस क्यों बनाए गए हैं इसके लिए। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण अप्रासंगिक होता है, अप्रासंगिक नहीं होता, प्रासंगिक होता है, ठीक है। क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन का मतलब ही होता है कि बच्चा उस चीज़ के लिए तर्क करे, रीजन खोजे, मल्टीपल डायरेक्शन में सोचे, ठीक है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए, उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। जो प्रमाण होता है बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है, तर्क इससे बच्चे के अंदर डेवलप होती है। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या यानी कि एक जैसी पाठ्यचर्या नहीं, है ना। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना, मैंने क्या बताया, ये क्या होता है आपके एग्जाम के लिए निगेटिव वर्ड होता है ना। कभी बच्चों को अलग थलग या फिर वर्गीकरण करने की बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, मैंने क्या बोला, समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करने की बात की जाए, ठीक है, की जाती है। विशेष आवश्यकता वाले दृष्टिबाधित छात्र, है ना, इनको अलग अलग नहीं, एक साथ समाहित करने की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जाती है, यहाँ पर सभी प्रकार की एजुकेशन दी जाती है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नहीं, सभी प्रकार के बच्चे होंगे। तो यहाँ पर ये भी गलत है। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान का मतलब क्या होगा, जिसको जैसी ज़रूरत है ना, जो बच्चा जिस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है उसकी हम पहचान करें, उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें। यानी कि जो पाठ्यचर्या है उसमें क्या करें, फ्लेक्सिबिलिटी लाए, लचीलापन लाए, है ना। अगर बच्चे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो हम उसके लिए अलग एग्जाम्पल का यूज करेंगे, है ना। अलग एग्जाम्पल का यूज कब करेंगे आप, जब आप बच्चे की पहचान कर पाएँ कि कौन सा बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है, तभी तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बात कहती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कथन क्या दे रखा है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो जीन प्याजे हैं वो क्या कहते हैं कि जो हमारा थॉट होता है ना, ये डिसाइड करता है कि हमारी लैंग्वेज कैसी होगी, है ना। यानी कि विचार से भाषा आती है, विचार से भाषा आती है, बात कौन कहेंगे, आपके जीन प्याजे कहेंगे, ठीक है। बट जो लेव वाइगोस्की हैं वो क्या कहेंगे कि जो थॉट, जो हमारे विचार होते हैं और जो लैंग्वेज होते हैं, ये शुरू में तो दोनों अलग अलग प्रक्रिया होती है, बट बाद में जाकर क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो जीन प्याज है वो क्या कहेंगे कि थॉट से लैंग्वेज आती है, बट जो लेव वाइगोस्की वो क्या कहेंगे कि विचार और लैंग्वेज दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं बाद में जाकर के मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सजेशन तो बिल्कुल सही रखा है कि जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है भाषा और विचार को लेकर के, तो ये तो सही है ना। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही थी जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की की, ठीक है, और उनके जो भाषा और विचार के बारे में जो विभिन्नताएं है ना, बट यहाँ पर किसकी बात हो गई, खोज अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग की बात हो गई। बात अपनी अपनी जगह पर दोनों सही है, बट एक दूसरे के लिए सही नहीं, क्योंकि जो डिस्कवरी लर्निंग होता है, सिंपल सी बात है कि उसमें जो टीचर होता है वो खोज के लिए अवसर प्रदान करता है ना। बच्चे क्या होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ए और आर दोनों ही सही है ना, बट जो ए आर है वो एक की सही व्याख्या नहीं करा, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हो गई, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा कि
ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। समझ की अग्रवर्ती गहनता, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि एक जो गिफ्टेड चाइल्ड है और जो एक नॉर्मल बच्चा है, जो सामान्य बच्चा है ना, अब जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसकी जो IQ होती है 140 प्लस होती है ना, जो सामान्य बच्चा होता है उसकी जो IQ होती है उसकी गिफ्टेड चाइल्ड वाले बच्चे से कम होती है ना। अब जो गिफ्टेड चाइल्ड वाला बच्चा होता है ना, वो चीज़ों को बहुत ही जल्दी समझता है। जैसे कि मान लीजिए एक सामान्य बच्चा अगर किसी भी क्वेश्चन को 10 मिनट में समझ रहा है, तो यहाँ पर जो गिफ्टेड चाइल्ड है ना, जो प्रतिभाशाली बच्चा है, उसी क्वेश्चन को 10 सेकेंड है ना या फिर 1 मिनट में भी समझ सकता है, क्योंकि इसकी IQ हाई है ना, चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से समझता है बच्चा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही रखा है कि एक जो सामान्य बच्चा जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसमें जो विभिन्नता है, सबसे पहले तो यही विभिन्नता हो जाएगी समझ की अग्रवर्ती पहचान, यानी जो गिफ्टेड चाइल्ड बच्चा होगा वो बहुत ही तेज़ी से चीज़ों को समझेगा। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। सीखने की तेज गति, यही मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो ये भी बात सही है। समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता नहीं, ये बच्चे दूसरों पर निर्भर नहीं होते क्योंकि ये चीज़ों को समझते ही बहुत तेज़ी से है ना। तो ये जो है खुद जो क्वेश्चन होता है उसका सलूशन ढूंढ लेते हैं है ना, क्योंकि इनके अंदर जो थिंकिंग होती है बहुत ही हायर होती है ना। तो ये जो होते हैं दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। तो ये बात आपकी गलत दे रखा है। शारीरिक विकास की तेज गति, तो ये तो आपके नॉर्मल बच्चे यानी कि जो सामान्य बच्चे होते हैं, सामान्य IQ वाले बच्चे होते हैं, उनकी भी हो सकती है ना। वो भी बच्चा जो उनकी फिजिकल डेवलपमेंट है वो अच्छी हो सकती है, जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसकी भी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी हो सकती है ना। तो यहाँ पर जो सामान्य बच्चा है उसकी भी शारीरिक विकास की जो गति है वो तेज हो सकती है ना, जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसकी भी शारीरिक विकास की गति तेज हो सकती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये दोनों में अंतर नहीं है ना। तो ए और बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, श्रवण बाधित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब देखिए श्रवण बाधिता की बात की है, यानी जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत है। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चा सही तरीके से शब्दों को सुन नहीं पा रहा है, इसको सुनने में ही दिक्कत है, तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी चीज़ को कब बोल पाते हैं, जब आप सुनते हैं है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सुनेंगे उतने ज़्यादा आपको शब्द पता चलेंगे है ना, उतने ज़्यादा आपको शब्दों की नॉलेज होंगी, तो उतने ही आप वर्ड भी बोल पाएंगे, उतने ही शब्द भी बोल पाते हैं आप है ना। तो जब हम सही तरीके से चीज़ों को सुन ही नहीं पा रहे हैं, उतने हमारे पास शब्द ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारे संवाद, जो हमारे बातचीत करने का तरीका है ना, वो भी हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, संवाद भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास शब्द ही नहीं है, हम सुन ही नहीं पा रहे चीज़ों को। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिस बच्चों को श्रवण बाधिता होती है ना, उसके पास शब्द कम होते हैं, इसलिए उसको संवाद करने में भी जो है दिक्कत आती है, यानी कि संवाद की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देखिए बी ऑप्शन क्या दे रखा है, सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। देखिए ये बात गलत है ना। कुछ बच्चे साइन लैंग्वेज को समझ सकते हैं, बट कुछ बच्चे साइन लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं है ना। तो क्या सभी बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रखा है, बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे के सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। ठीक है, मतलब जिस बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, हम उसके सामने क्या करें, बहुत तेज तेज से आवाज़ें करें ताकि हमें पता चल सके कि बच्चे को सुनाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है ना। ये बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है, ये भी बात पूरी तरीके से गलत हो जाएगी है ना। आपने देखा होगा कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि शारीरिक रूप से कोई समस्या ही नहीं होती, फिर भी श्रवण बाधिता होती है ना। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस वजह से उनको श्रवण बाधिता की दिक्कत आ जाती है, उनको सुनने में दिक्कत आती है, उनके सुनने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है ना। या फिर कोई चोट लग जाती है, उस वजह से भी होता है। तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये आपका गलत दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न है ना। अब देखिए जो समावेशी क्लासरूम होती है वो क्या कहती है कि हम सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करेंगे, समाहित करेंगे, चाहे बच्चा कैसा भी हो, यानी कि अकोमोडेट तो हमें सभी प्रकार के बच्चों को करना है, चाहे श्रवण बाधित बच्चा हो, दृष्टिबाधित बच्चा हो है ना, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज वाला बच्चा हो। तो समायोजन में तो सभी बच्चे के लिए समान होती है, बट संशोधन जो हम करेंगे, जो मॉडिफिकेशन करेंगे, सभी बच्चों के लिए अलग अलग करेंगे है ना। जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो समायोजन में सभी बच्चों के लिए समान होती है, बट जो मॉडिफिकेशन होता है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ठीक है, ज्ञान व्यक्तिपरक है, बिल्कुल सही बात है। किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा नॉलेज होती है किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के पास कम नॉलेज होती है। तो ज्ञान क्या होता है, व्यक्तिपरक होता है ना। ये बात सही है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है ना। अपने समाज से तो चीज़ों को सीखते हैं, संस्कृति से तो चीज़ों को सीखते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो विद्यार्थी होता है, जो बच्चा होता है, अपने समाज और संस्कृति से अपने ज्ञान का निर्माण करता है ना।
यहाँ पर सी ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने के लिए की आवश्यकता होती है। ये बात गलत दे रखी है, ठीक है। कभी भी जो प्रभावी लर्निंग होता है, जो इफेक्टिव लर्निंग होता है ना, वो बच्चा कब कर पाता है, जब बच्चा इंटरनल रूप से, आंतरिक रूप से प्रेरित हो, है ना। तो यहाँ पर यही बात गलत रखी है, क्योंकि यहाँ पर बाहरी रूप से प्रेरित होने की बात की है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि पूछा क्या है, कौन सा कथन सही नहीं होगा, ठीक है। नकारात्मक क्वेश्चन पूछ रखा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ज्ञान बहुलवादी और बहुविध होता है, बिल्कुल सही बात है कि हम जो नॉलेज होता है हमारा, वो हम कई जगहों से प्राप्त करते हैं ना, कोई एक रिसोर्स नहीं होता है नॉलेज का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में से है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर इजीली कर पाएंगे। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से रिपीट हुआ है ना। अभी हम लोगों ने आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में क्वेश्चन पढ़ा था, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल गया, बट जो ऑप्शन है उसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया, ठीक है। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। कोई बच्चा शिक्षक को प्रभावित करने के लिए किसी परियोजना को पूरा कर रहा है, तो बच्चा क्या है, एक्सटर्नल रूप से, बाहरी रूप से भी प्रेरित है, तो ये तो ऑप्शन ही होगा। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, यानी बच्चा इंटरनल रूप से अभिप्रेरित है, आंतरिक रूप से प्रेरित है ना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, एक्सटर्नल रूप से प्रेरित है बच्चा, ठीक है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, बच्चा यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल रूप से पुरस्कार पाने के लिए किसी कार्य को कर रहा है, तो बाहरी रूप से प्रेरित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे कि जो स्टीरियोटाइप जो चीज़ें हैं जो कि हमारे समाज में चलती आ रही हैं कि लड़के ये काम करते हैं, लड़के रोते हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं, है ना। जो लड़कियाँ होती हैं घरों के काम करती हैं, दब्बू टाइप की होती हैं, तो इसको जो है तोड़ने के लिए जो टीचर है उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, या फिर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही धारणाएं, है ना। ये इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, एक टीचर के लिए बहुत चैलेंजिंग वाला काम हो जाएगा, तो इसके लिए एक टीचर को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षक का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल सही बात है कि आखिर जो ये चीज़ें कही जा रही हैं, क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, क्यों हम इसको सही माने, है ना। जैसे कि जो टीचर होते हैं कई बार कहते हैं कि जो लड़कियां हैं, है ना, ये आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे, जो लड़के हैं ये आगे चलकर जो है इंजीनियर बनेंगे। तो जब आप एक इंजीनियर, है ना, मतलब महिला, जो कि महिला इंजीनियर हो, उसको क्लासरूम में प्रेजेंट करते हैं, तो जो लड़के या फिर लड़कियां होते हैं उनके माइंड में चीज़ें आती हैं कि हाँ, जो इंजीनियर है वो लड़का भी हो सकता है, लड़कियां भी हो सकती हैं। जब एक मेल डॉक्टर को आप अपने क्लासरूम में लाते हैं, तो वहाँ पर जो लड़के होते हैं या फिर जो लड़कियां होते हैं उनके अंदर ये थिंकिंग डेवलप होती है कि लड़के भी डॉक्टर हो सकते हैं, लड़कियाँ भी डॉक्टर हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वाली सोच को तोड़ना है कि जो टीचर हैं या फिर जो हमारे फैमिली है या फिर जो हमारे आस पड़ोस है, जो कि ये माहौल क्रिएट करके बच्चों के मन में रख रखा है कि लड़कियां डॉक्टर बनेंगी, लड़के इंजीनियर बनेंगे, है ना, इसको एज ए टीचर के रूप में आपको बढ़ावा नहीं देना है। उनके अंदर ये वाली थिंकिंग डेवलप करनी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकता है, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, है ना। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर ए और आर क्या है, दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करें, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस बार भी जरूर देखने को मिलेगा। ये बात आप लिख करके ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि जितने भी अभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, है ना, आप कोई भी ऐसा सेट नहीं पाएंगे इसमें कि ये क्वेश्चन रिपीट ना हुआ हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको स्टार मार्क करके रख लीजिए, ये क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा। आपको देखने में जो है थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, बट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। देखिए जब भी महारत, निपुणता लक्ष्य की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें जो बच्चा होता है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, इंटरनल रूप से मोटिवेट होता है। अब सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, जो बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा वो किसी कार्य को क्यों करेगा, ताकि उसमें वो अच्छी तरीके से महारत हासिल कर पाए, है ना, यानी कि उस चीज़ को अच्छी तरीके से सीख पाए, उसको सीखने में मज़ा आ रहा है ना। किसी भी कार्य का जो करने का रीज़न होता है, बच्चा बाहर नहीं खोजता है, वो बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होता है कि मैं इस कार्य को कितना अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, है ना, मैं पास होऊंगा या फिर फेल होंगी, है ना। इससे बच्चों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जो महारत, निपुणता लक्ष्य वाला बच्चा होता है, इसका ध्यान सिर्फ सीखने पर होता है। तो यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बच्चा होता है वो इंटरनल रूप से, यानी कि आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। इसका ध्यान पास फेल पर होता ही नहीं है, सिर्फ इसका ध्यान इस पर होता है कि मैं किसी कार्य को कितना अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, किसी स्किल्स को कितनी अच्छी तरीके से अपने अंदर डेवलप कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब देखिए ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग, है ना।
महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होता है। मैंने क्या बताया कि इस बच्चे का ध्यान विफलता या फिर सफलता पर होता ही नहीं है, इसका ध्यान सिर्फ सीखने पर होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, हम लोग पूरा ऑप्शन रीड नहीं करेंगे, जिस तरीके से आपको अपने एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है सिर्फ हम लोग वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा लेंदी है। अगर आप पूरे ऑप्शन रीड करने बैठ जाएंगे तो यहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है। मैंने क्या बताया कि इस बच्चे का जो ध्यान होता है सिर्फ सीखने पर होता है, हम कितना सुधार कर सकते हैं, है ना, अपने कार्य को कितना और बेहतर बना सकते हैं, है ना। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए प्रदर्शन का मतलब ही क्या होता है, दिखावा। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रखा था, जो महारत निपुणता लक्ष्य और जो प्रदर्शन लक्ष्य है उसमें अंतर क्या है। ठीक है, प्रदर्शन लक्ष्य वाला जो बच्चा होता है उसका ध्यान सिर्फ दिखावे पर होता है कि अगर मेरे जो है अच्छे नंबर आ गए तो पड़ोसी जो है थोड़े से जल जाएंगे या फिर जो मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, है ना। तो इसका जो रीज़न होता है बाहर होता है, बच्चा बाहरी रूप से प्रेरित होता है, वो दिखावे के लिए अच्छा स्कोर करता है। ठीक है, कि अगर मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे तो मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, यानी प्रदर्शन का मतलब ही क्या होता है, दिखावे के लिए किसी चीज़ को करना। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो प्रदर्शन लक्ष्य वाला बच्चा है ना, उच्च ग्रेड प्राप्त करने या फिर बाहरी पुरस्कार पर इस बच्चे का ध्यान केंद्रित होता है कि मैं कितना अच्छा स्कोर करूँ ताकि पड़ोसी थोड़े से जल जाए या फिर जो है मेरे मम्मी पापा मुझे अच्छा पुरस्कार दे दें, क्लासरूम में मुझे इनाम मिले, है ना। प्रदर्शन पर फोकस होता है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। नहीं, महारत लक्ष्य में बच्चा खुद अपने कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, आंतरिक रूप से प्रेरित होता है, दूसरे क्या उसको कहेंगे, अच्छा कहेंगे खराब कहेंगे, है ना, फेल हो गया पास हो गया सारी चीज़ें कहेंगे, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन क्या दे रखा है, महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा। मैंने क्या बोला, महारत लक्ष्य वाला बच्चा कभी भी कंपटीशन इन सब चीज़ों में पड़ेगा ही नहीं, है ना, उसका ध्यान सिर्फ अपने आप पर ही होगा, अपने सीखने पर ही होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी गलत है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी जो 7 जुलाई वाला एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था यहाँ से उसको भी आप लोग को कराऊंगी। देखिए ये क्वेश्चन भाई बहन के रिश्ते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक नया क्वेश्चन पूछा गया, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने माता पिता के साथ में बात करते हैं उस तरीके से हम अपने भाई बहन के साथ में बातचीत नहीं करते, है ना। यानी कि जो हमारे संबंध होते हैं माता पिता के साथ में अलग होते हैं और भाई बहन के साथ में अलग होते हैं, क्योंकि भाई बहन से हम तो मतलब मार पीट लड़ाई झगड़े कुछ भी कर सकते हैं, है ना। बट जो माता पिता हैं आप उनसे अगर इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो वहीं पर आपको मतलब कूट देंगे, पिटाई अच्छी खासी हो जाएगी आप सभी की। ठीक है, या फिर अपने टीचर से इस तरीके से बात कर दे तो, है ना। बट वहीं पर अगर आप अपने दोस्तों से बात करें इस तरीके से, क्या कर रहा है क्या कर रही है तू, है ना, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें चल जाती हैं, क्योंकि उनसे हमारे संबंध अलग होते हैं, है ना। तो यही बात यहाँ पर दे रखा है, जो कि बिल्कुल कॉमन सेंस वाला आपका क्वेश्चन था, तो ए ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है। देखिए समान तो है ही नहीं, है ना, माता पिता से हम अलग व्यवहार करते हैं और भाई बहनों से दोस्तों के साथ में अलग व्यवहार करते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या रखा है, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नहीं, ये आजीवन, है ना, आजीवन हम इस तरीके से जो व्यवहार करते हैं। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि हम जो मारपीट वाली चीज़ें वो आजीवन करते हैं, समय के साथ हमारी चीज़ें अंदर जो है डेवलप होती चली जाती हैं। बट हाँ, जो भाई बहन के साथ में हमारा जो रिश्ता होता है ना, या फिर जो बहन बहन में हमारा रिश्ता होता है वो आजीवन अलग होता है हमारे माता पिता से, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, समाजीकरण तो मतलब हमेशा ही हमारा होता है, जब से हमारा जन्म होता है जब तक हम मरते नहीं, है ना, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक हमारा जो सोशलाइजेशन है वो होता ही रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, बच्चों के बीच विकासात्मक दौरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। बिल्कुल सही बात है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है क्या होता है, हर एक बच्चे का अलग अलग होता है ना। हर एक बच्चा अपने समय के अकॉर्डिंग ही उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जो कि लगभग 8 से 9 महीने में चलना भी सीख जाते हैं, बोलना भी सीख जाएंगे, है ना। बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि चलने बोलने सीखने में 1.5 से 2 साल तक का समय लग जाता है, 3 साल तक का समय लग जाता है। तो जो दर होती है, जो समय होती है, ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होती है ना। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है। इसका रीज़न क्या है, विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं कि जटिल अंतक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। यानी किस तरीके की बच्चे को हेरिडिटी मिली, किस तरीके का उसको इन्वायरमेंट मिला, इन्हीं दोनों का परिणाम क्या होता है, हमारे अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, है ना। तो इसी के अंदर तो आपकी दर भी आ जाएगी, रेट भी आ जाएगी, जो आपका समय है ना। किसी बच्चे को कम समय लग रहा है तो उसकी जो हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट उसको अलग तरीके से मिला है, किसी बच्चे को ज़्यादा समय लग रहा है तो उसका हेरिडिटी इन्वायरमेंट अलग है ना। तो यहाँ पर दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ
यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं। अनुकूल वातावरण का मतलब क्या होता है, जो नॉम चॉम्स्की वो क्या कहते हैं कि 5 साल तक भाषा सीखने का एक क्रिटिकल पीरियड होता है ना। 5 साल तक जो बच्चा होता है भाषा को बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब करता है। अगर आप उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देते भाषा सीखने का, तो भाषा को बहुत ही मतलब एक तरीके से एक्वायर कर लेगा, अपने इन्वायरमेंट से अर्जित कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक बच्चे को अनुकूल वातावरण ही नहीं मिला है ना, तो उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि जो बच्चा है उसको बचपन में वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिला है, बचपन में उसने भाषा सीखी ही नहीं है, अर्जित ही नहीं की है सही तरीके से। ठीक है, तो उसको बाद में भी दिक्कत आएगी, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि बचपन से जो हमारी नींव है वही जब मजबूत नहीं रहेगी तो घर कैसे मजबूत होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बचपन में जब बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट ही नहीं मिला, तो जो बाद की चीज़ें हैं उसमें थोड़ी बहुत तो कठिनाई उसको आएगी। तो ये तो बात बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या हो सकता है, भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिक पर निर्धारित है। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, इसका यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड की बात की जा रही है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। बिल्कुल गलत बात हो यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, विकास क्या होता है, एक व्यवस्थित क्रम में होता है। जैसे कि अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, क्विंग करता है, फिर बेबलिंग करता है, ब प प थ थ। ठीक है, इस तरह की चीज़ें करता है। उसके बाद में 1 वर्ड आपकी स्टेज आती है, फिर 2 वर्ड स्टेज आती है ना। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो विकास को, मतलब जो भाषा विकास है बच्चे का, वो क्रम में सीख रहा है, यानी कि व्यवस्थित तरीके से सीख रहा है। तो विकास क्या होता है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। अगर वैसे भी अगर आप देखें जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बैठना सीखता है ना। उसके बाद में रेंगना सीखता है, फिर आपका खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद कहीं जाकर के बच्चा दौड़ना सीखता है। तो विकास क्या होता है, आपका व्यवस्थित क्रम में होता है ना। अप्रत्याशित होता है, ये भी बात गलत है। विकास का हम कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पूरी तरीके से अनुमान नहीं लगा सकते, कुछ हद तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है। भाषा के विकास की एक संवेदनशील काल होता है, मतलब अवधि होती है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि भाषा विकास के लिए क्या होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है ना। जैसे कि नॉम चॉम्स्की की बात करते हैं कि 5 साल तक अगर बच्चे को जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा मिल गया, तो बच्चा जो है भाषा को बहुत ही तेज़ी से एक्वायर कर लेता है, और वो चीज़ उसको आगे भी हेल्प करते हैं भाषा को सीखने में या फिर भाषा को एक्वायर करने में। ठीक है, आगे देखते हैं, वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। ठीक है, पठन वैफल्य क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर्स में जो बच्चा होता है उसको पढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, उन्हें कई विकर्षणों के अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित कर, यानी बच्चे को पहले से ही पढ़ने में दिक्कत है, हम उनको कई विकर्षणों का अध्ययन करने के लिए कहें, है ना, कई तरीके से पढ़ने के लिए कहें, तो ये तो बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा। उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, ये बिल्कुल गलत तरीका आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी जो बच्चा है उसको जब पढ़ने में दिक्कत है तो हम उसको कोई भी ग्रंथ प्रदान कर दे, बच्चा उस चीज़ को पढ़ ही नहीं पाएगा, तो ये भी गलत है। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बच्चों को दंड देना ही नहीं है। ठीक है, प्रणाली ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, देखिए जब बच्चा चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहा है ना, बट जब हम उनको ध्वनियों का उच्चारण करवाएंगे तो बच्चा सुन करके चीज़ों को सीख पाएगा, तो ये बिल्कुल सही तरीका हो जाएगा। यानी कि ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से जो पठन में फैलने वाला बच्चा है उसको हम चीज़ें बता सकते हैं, शब्दों का उच्चारण करवा सकते हैं, ताकि उसको शब्दों की नॉलेज हो सके, है ना, ताकि बच्चा जो है शब्दों को सही तरीके से पढ़ पाए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थियों की क्षमता और आवश्यकता विविध है, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए ऑप्शन कितना घुमा करके पूछा है। ठीक है, मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना, ठीक है, पूरा नहीं किया जा सकता, तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, है ना। मानक निर्देशों पर तो ध्यान केंद्रित किया ही नहीं है, बट यहाँ पर क्या क्या रखा है कि ये बिना नहीं पूरा किया जा सकता। ठीक है, तो ये बात पूरी तरीके से गलत है। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, नहीं, शिक्षार्थी क्या होते हैं, सक्रिय प्राप्त करता होते हैं, तो ये भी गलत। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी अगर बच्चे को हम उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करें, यानी कि सुविधाजनक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, तो बच्चा किसी भी चीज़ को सीख सकता है ना। हर बच्चे के अंदर सीखने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रत्यास्मरण शामिल है, नहीं, तथ्यों को रटाना नहीं है उनको, है ना, प्रत्यास्मरण नहीं कराना है। बच्चे जो है एक्टिव होकर इस चीज़ को खुद सीखें, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, 17। ठीक है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम बच्चों को ब्रेन स्टॉर्मिंग करा दें, है ना, कई तरीके से, है ना,
सोचने के लिए बच्चों को इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देंगे, है ना, तो बच्चा जो है समस्या समाधान कर पाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। नहीं, बच्चों को हमें क्या करानी है, समस्याएं सॉल्व करानी है ना, समस्याओं को सुलझाना ही छोड़ देते तो बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा। उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, ये तो बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा। बच्चा जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, प्रयोग नहीं करेगा, है ना, तब तक उस चीज़ के बारे में उसको नॉलेज ही नहीं होगी। प्रयोग करना सबसे अच्छा होता है आपका, ये भी गलत है। उसे उत्तर प्रदान करके, डायरेक्ट उत्तर टीचर को नहीं बताना है। टीचर क्या करेगा, हल्का सा बच्चों को हिंट देगा या फिर इशारा देगा, है ना। टीचर क्या है, सुविधा करता है ना, यानी कि फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बच्चों को उत्तर ही बता दिया, है ना, डायरेक्ट बच्चों को एग्जाम्पल ही दे दिया। नहीं, आप बच्चों को हल्का सा हिंट देता है कि बच्चा खुद उस चीज़ को सीखे, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे, है ना। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। सजा और शर्मिंदगी के डर, बिल्कुल गलत। सहकारी अधिगम, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो कक्षा अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा वातावरण कब होगा, जब बच्चा सहकारी अधिगम करे, एक दूसरे के सहयोग से सीखे, है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग करे, कोऑपरेटिव लर्निंग करे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सहकारी अधिगम का मतलब भी यही होता है कि बच्चा एक दूसरे के सहयोग से चीज़ों को सीख रहा है ना। प्रतिस्पर्धा, मैंने बताया क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, बच्चे कॉम्पिटिशन करते हैं, है ना, एक दूसरे से हाई स्कोर लाने पर उनका ध्यान होता है, सीखने पर बच्चे का ध्यान ही नहीं होता है, तो ये गलत होता है। अनुबंधन और रीइंफोर्समेंट, यानी कि पुनर्बंधन, इसकी बात तो आपके बीएफ स्किनर करते हैं, ये आपके एग्जाम्पल है, निगेटिव वर्ड होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, ले वाइगोस्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असतत है। देखिए, जो विकास को असतत मानते हैं वो कौन मानते हैं, जीन पियाजे मानते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टेज में डिवाइड कर दिया, है ना। इन्होंने क्या किया, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल स्टेज के बारे में बताया, किसने, जीन पियाजे ने, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे का इतना डेवलपमेंट होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे का इतना डेवलपमेंट होगा, यानी कि ये स्टेज में बांट देते हैं डेवलपमेंट को। तो ये क्या कहेंगे, जो विकास होता है वो असतत होता है, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो भी व्यक्ति अवस्थाओं की बात करेगा वो मानेगा कि विकास असतत होता है, ठीक है। बट लेव वाइगोस्की ने तो कोई अवस्था ही नहीं बताई है, कोई स्टेज ही नहीं बताई है, तो ये क्या कहेंगे कि विकास क्या होता है, सतत होता है, निरंतर होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। अनुवांशिक प्रोग्राम का खुलासा है। देखिए, जो लेव वाइगोस्की है ये अनुवांशिकता की बात ही नहीं करते, इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना भी हुई थी, है ना, क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, सिर्फ इन्वायरमेंट पर ही बात की, ठीक है, समाज संस्कृति की ही बात की। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो लेव वाइगोस्की है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनके क्रिटिसिज्म में क्या है, इनके सिद्धांत की आलोचना क्यों हुई थी, क्योंकि इन्होंने जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जो जैविक कारक होते हैं, उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था, ठीक है। हेरिडिटी पे इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, ठीक है। सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। देखिए, जो मैच्योरेशन है, मैंने आप लोगों को क्या बताया, इसका हाईली संबंध किससे होता है ना, आपकी हेरिडिटी से, आपकी आनुवंशिकता से। आनुवंशिकता की बात इन्होंने की ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए, लेव वाइगोस्की से ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं इसी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, अगर आप SCLA 3 वर्ड ध्यान रख लेंगे तो, क्योंकि ये समाज, संस्कृति और कल्चर की बात ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, ऑप्शन क्या दे रखा है, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। भिन्न नहीं होती है, ये सार्वभौमिक पर्यटन का प्रतिनिधित्व करती है ना। अब बच्चा दुनिया में कहीं पर भी रह रहा हो, है ना, वो जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें हर एक बच्चा आएगा, चाहे वो कहीं पर भी रह रहा हो। प्री ऑपरेशनल स्टेज में हर एक बच्चा आएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हर एक बच्चा होगा, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हर एक बच्चा आएगा, है ना। समय सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट इन स्टेज से होकर के हर एक बच्चा गुजरेगा, चाहे वो कहीं पर भी रहने वाला हो, है ना। तो यहाँ पर यही बात कहते हैं आपके जीन पियाजे, उदाहरण देकर समझाते हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। ये बात पूरी तरीके से गलत यहाँ पर हो जाएगी। अभी मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगी, जो कि अभी आपके 7 जुलाई वाले एग्जाम में आया था। बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होता है। देखिए, अवस्थाओं की बात हो रही है, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं आपका। बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती हैं। देखिए, यहाँ पर स्टेजेस की बात जब भी हो, जो उनकी इन्होंने 4 अवस्थाएं दे रखी है संज्ञानात्मक विकास की, उनकी अगर बात हो तो ये क्या करती है, सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी कि दुनिया का कोई भी बच्चा हो वही इन स्टेज से होकर के, इन अवस्थाओं से होकर के गुजरेगा ही वो, है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, ठीक है। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है, ठीक है। ये बात तो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी, क्योंकि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने
थॉट, विचार को ज़्यादा महत्व दिया, संज्ञानात्मक विकास की बात की, ठीक है। लैंग्वेज को तो इन्होंने उतना महत्वपूर्ण माना ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल दिया। ये बात आपके लेव वाइगोस्की करते हैं, जीन पियाजे नहीं, ठीक है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं, नहीं वो रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। लिटिल साइंटिस्ट है ना, इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी बात की है। ये तो आपका यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखते। ये बात यहाँ देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है, ठीक है, क्योंकि जो जीन पियाजे है वो बायोलॉजिकल फैक्टर की ही बात करते हैं, है ना। उन्होंने जैविक कारकों पर ध्यान दिया, ठीक है, तो ये भी बात आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। यहाँ पर उनकी क्रिटिसिज्म, आलोचना पूछ रखा है, वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसीलिए इनके सिद्धांत की आलोचना की गई, क्रिटिसिज्म की गई, क्योंकि इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें समाज, है ना, और संस्कृति की बात ही नहीं की। इन्होंने सिर्फ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात की, हेरिडिटी की बात की, है ना, इन्वायरमेंट की इन्होंने बात ही नहीं की। तो जो जीन पियाजे उनके सिद्धांत की आलोचना क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट की नहीं बात की, सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर की बात की। वो जो लेव वाइगोस्की उनके सिद्धांत की आलोचना क्यों हुई, क्योंकि सिर्फ उन्होंने इन्वायरमेंट की बात की, समाज और संस्कृति की बात की, हेरिडिटी की बात ही नहीं की, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा डैश की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। देखिए जनरली होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं अपने समाज में भी सुनते हैं, अपने आस पड़ोस भी सुनते हैं, है ना, क्लासरूम में भी सुनते हैं कि जो लड़के होते हैं वो गणित में ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना, लड़के ही गणित सीख सकते हैं, है ना। जो लड़कियाँ होती हैं उनको ये सुनने को मिलता है, जो लड़के होते हैं उनको ये सुनने को मिलता है कि जो साइंस है वो लड़कियाँ सीखती हैं, फिर जो डॉक्टर या फिर जो नर्स होते हैं वो लड़कियाँ ही होती हैं, लड़के तो प्रोफेसर होते हैं, है ना, इंजीनियर होते हैं। तो यहाँ पर एज ए टीचर के रूप में जब आप क्लासरूम में एक महिला गणित प्रोफेसर को और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करते, तो वहाँ पर जो बच्चे की धारणाएं बनी हुई थी कि लड़कियाँ ही जो है डॉक्टर या फिर नर्स हो सकती हैं, लड़के ही प्रोफेसर हो सकते हैं, ये वाली धारणा, ये वाला विचार चेंज होगा जब वो देखेंगे अपने सामने कि अच्छा एक जो गणित प्रोफेसर है वो महिला भी हो सकती है ना, एक जो नर्स है वो डॉक्टर भी हो सकता है, मतलब एक पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। विचार में क्या होगा, परिवर्तन होगा, चेंज आएंगे, है ना। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट बिल्कुल सही रखा है। इस तरीके की चीज़ें बच्चों के अंदर करानी चाहिए, मतलब क्लासरूम में जो है इस तरीके की एक्टिविटी करानी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर जो रूढ़िवाद धारणाएं बनी हुई है उसमें चेंज आए, परिवर्तन आए। लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात हैं और समाज के माध्यम से अभिग्रहित नहीं है, ये बात पूरी तरीके से गलत है ना। जो हमारा सेक्स होता है जैसे कि मेल है या फिर फीमेल है, ये आपका जो है जैविक रूप से होता है ना, बट जो लैंगिक जो जेंडर होता है हमारा, ये क्या होता है आपका समाज के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के वो काम करेंगे। कोई भगवान जी ने नहीं बना करके भेजा हुआ था कि लड़के ये करेंगे लड़कियां वो करेंगे, है ना, ये हमारे समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है ना। तो यहाँ पर आपका ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, गलत, ठीक है। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी डी तीन बातें सही दे रखी हैं, तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, डैश पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो स्त्रीलिंग या फिर जो पुल्लिंग होते हैं उनसे जुड़ी जो अपेक्षाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, जेंडर भूमिकाएं कहते हैं, और ये बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है ना। जैसे कि जो बच्चा बाल्यावस्था में होता है, अब जो लड़कियां होंगी उनके लिए जो उनके माता पिता होते हैं, फिर जो फैमिली मेम्बर होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा गुड़िया लाएंगे, है ना। अगर आपके घर में कोई लड़का है तो उसके लिए कार वगैरह लाई जाती है। तो यहाँ पर ये किसको प्रदर्शित किया जा रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप, है ना। यहीं से बच्चे के अंदर जो जेंडर स्टीरियोटाइप धारणा है वो विकसित होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती, ये तो बात पूरी तरीके से गलत है। इसमें हमारा इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी IQ बहुत अच्छा है, ठीक है, बट आपको इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं मिला, मार काट वाला मिल गया, तो फिर उस डायरेक्शन में आपकी जो बुद्धि वो डेवलप होने लगेगी, है ना। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट का भी रोल होता है।
बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, ज़्यादा वो आनुवंशिक कारकों से ही प्रभावित होती है, बट कुछ हद तक हमारे इसमें इन्वायरमेंट का रोल होता है। बट यहाँ पर दे रखा है कि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित ही नहीं होती। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, नहीं, ठीक है। IQ साधन होता है बट एकमात्र साधन, ये गलत हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी होती है और समय के साथ बदल सकती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि कल आपने कुछ और चीज़ें सीखी, हो सकता है कि आज जो आप कुछ और चीज़ें सीख जाए, है ना, कल से आपकी जो समझ है वो और बेहतर हो जाए, है ना। तो जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है और समय के साथ इसमें क्या होता है, चेंजेज होते रहते हैं, परिवर्तन आते रहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। एक वैकल्पिक सिद्धांत या फिर एक से अधिक सिद्धांत या फिर बहुआयामी सिद्धांत की बात है तो वहाँ पर कौन हो जाएंगे, हार्वर्ड गार्डनर, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सामान्य बुद्धि, है ना, जो आपका जनरल फैक्टर था, जनरल इंटेलिजेंस था, उसकी आलोचना की और बताया कि जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। बाकी तो जीन पियाजे बुद्धि की बात करते ही नहीं है, लेव वाइगोस्की भी बुद्धि की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिंपल से आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, हार्वर्ड गार्डनर, है ना। चार्ल्स स्पीयरमैन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरोल ग्रीगन द्वारा, ठीक है, की गई थी, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताएं की उपेक्षा करने के लिए की गई, ठीक है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि इन्होंने नैतिक विकास के तो आपके 3 लेवल बताए थे और 6 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। बट जो इन्होंने लेवल और अवस्थाएं बताई थी उसकी क्रिटिसिज्म क्यों हुई, आलोचना क्यों हुई इनके सिद्धांत की, ठीक है। जो इनकी ये शिष्या थी कैरोल ग्रीगन, उन्होंने आलोचना की, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो इनकी थ्योरी है वो जेंडर बायस है। इन्होंने जो सैंपल लिए थे सिर्फ पुरुषों के ही इन्होंने सैंपल लिए हुए थे, फीमेल के प्रोस्पेक्टिव, फीमेल के नज़रिए को इन्होंने ध्यान में ही नहीं रखा, क्योंकि जो सैंपल में अगर ये फीमेल को भी शामिल करते तो जो मेल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो देखने का प्रोस्पेक्टिव होता है, जो नज़रिया होता है वो न्याय का होता है ना। वो जो फीमेल होती है उनके जो देखने का नज़रिया होता है, जो दृष्टिकोण होता है वो देखभाल वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैरोल ग्रीगन थी उनका यही कहना था कि अगर इन्होंने मेल और फीमेल दोनों के सैंपल लिए होते तो इनकी जो सिद्धांत था आज कुछ और होता है, क्योंकि महिलाओं के देखने का तरीका अलग होता है, पुरुषों के देखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इन्होंने मेल के ही सैंपल लिए थे, फीमेल के सैंपल ही नहीं लिए थे, तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो इनकी थ्योरी है वो जेंडर बायस है ना, यानी कि इन्होंने लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा की है ना, एक ही बच्चों को ध्यान में रखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन की बात करें तो विश्लेषणात्मक के मात्रात्मक तरीकों को लागू करने के लिए नहीं की गई, ये बात बिल्कुल गलत है। नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई, नहीं, इन्होंने तो नैतिक विकास के चरण भी बताया आपके, है ना, लेवल भी बता रखा है, तो इसलिए इनकी आलोचना नहीं की गई थी। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई थी, नहीं, है ना। कि मान लीजिए मैं आप लोगों के सामने अगर यहाँ पर एक नैतिक दुविधा क्रिएट करूँ कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, भगवान न करे ऐसा हो, ठीक है, और यहाँ पर आपके आसपास या फिर कोई जानने वाला आपका उसका मतलब एक्सीडेंट हो गया ऐसे नॉर्मली, ठीक है, तो यहाँ पर आप किसकी जान बचाएंगे, क्या आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे या फिर इस व्यक्ति की जान बचाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक और सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है कि मान लीजिए यहाँ पर आपकी मम्मी है और यहाँ पर कोई लड़की या फिर कोई लड़का है, ठीक है, और पैसे दोनों को चाहिए, पैसे की जरूरत दोनों लोग को है ना, और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है दोनों लोग को, ठीक है, तो आप किसको पैसे देंगे, इस व्यक्ति को देंगे, अपनी मम्मी को देंगे, या फिर कोई लड़का या फिर कोई लड़की यहाँ पर हो सकती है ना, उस व्यक्ति को देंगे, है ना। तो यहाँ पर आपके सामने ये सिचुएशन क्या हो गई, दुविधा वाली हो गई, है ना, कि किसको चूज करें, कौन सा फैसला लें, क्या सही होगा मेरे लिए, ठीक है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है हमारे सामने। तो यहाँ पर अगर बच्चों से इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा गया, तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि आप एग्जाम देने जाएंगे या फिर किसी व्यक्ति की जान बचाएंगे, तो आप कह देंगे कि नहीं मैं तो जान बचाऊंगा, ठीक है, जान किसी की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जब सही में आपके सामने वो सिचुएशन आए, है ना, सही में आपके सामने जब वो चीज़ हो, तो आप क्या करें, एग्जाम देने चले जाएं, है ना, कि छोड़ो यार एग्जाम दे लेते हैं, एग्जाम रहेगी तो जॉब लग जाएगी मेरी, यही चीज़ें मैं कर लूँगा या फिर कर लूँगी, जान तो मतलब छोड़ो हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिचुएशन दी, हो सकता है कि बच्चा उस टाइम कहे कुछ और, बट सामने जब उसके सिचुएशन आए तो वो करे कुछ और, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अभी आप कह देंगे कि ठीक है मैं मम्मी को पैसे दे दूंगा, है ना, लड़का या फिर लड़की उसको मैं पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। बट जब सही में आपके सामने वो सिचुएशन आया तो आप कहेंगे ठीक है यार मम्मी तो कहीं से अरेंज कर लेंगी, मैं इस लड़की को या फिर इस लड़के को दे देता हूँ, है ना, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर यही कहा गया, हालांकि एग्जाम्पल है, ठीक है, बस ऐसे ही समझाने के लिए कह रही हूँ, है ना।
पर से इतना ही था कि जो इनकी जो सिचुएशन इन्होंने दिया वो हाइपोथेटिकल थी, यानी कि बच्चा कह कुछ और कर सकता है बट कर कुछ और सकता है जब रियल में उसके सामने वो सिचुएशन आया, ठीक है। तो इसलिए भी इनके सिद्धांत की क्रिटिसिज्म हुई थी, आलोचना हुई थी, है ना। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर तो आपका फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया था। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। अधिसंज्ञानात्मक मेटाकॉग्निशन क्या होता है कि अपने थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग कर रहे हैं, है ना। जैसे कि आज आपने मॉक टेस्ट दिया, आपका जो अच्छा नंबर आया फिर मतलब ख़राब नंबर आया, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें विचार कर रहे हैं कि अच्छा मेरे नंबर कहाँ पर कट गए, है ना, क्या हो गया, मैंने कहाँ पर गलती कर दी। तो क्या होता है, आपका मेटाकॉग्निशन होता है, थिंकिंग के ऊपर आप थिंकिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही रणनीति जो है कि यही वाला कौशल जो है एक टीचर को अपने विद्यार्थी के अंदर डेवलप करना है, तो कौन सी रणनीति जो है ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ज़्यादा प्रभावित होगी, ये इसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना नहीं, है ना। आप बार बार इनाम दिए जा रहे हैं, ग्रेड दिए जा रहे हैं, है ना। तो इससे जो बच्चा होगा वो थिंकिंग नहीं करेगा, है ना। वो क्या करेगा, सिर्फ ग्रेड पर उसका ध्यान होगा कि कैसे भी करके सिर्फ मैं अच्छा ग्रेड पा जाऊँ, है ना, अच्छा मुझे फीडबैक मिल जाए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या रखा है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। जब भी बच्चा स्वयं अपने जो चीज़ें हैं उस पर चिंतन करे, है ना, अधिगम पर चिंतन करे कि कहाँ मेरे सीखने में कमी रहेगी, क्यों मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तब आपकी क्या होती है, इफेक्टिव लर्निंग होती है ना। आप मेटाकॉग्निशन करते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वही मेटाकॉग्निशन वाली बात हो गई, है ना। उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन तो आपका सही है ना, बट रीज़न इसका गलत है। यहाँ पर दे रखा है, मैंने क्या बोला, जो गैर उदाहरण होते हैं ये भी बच्चों को हेल्प करते हैं ना। यहाँ पर गैर पाठ्यचर्या या फिर पाठ्य सामग्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गैर उदाहरण की बात हो रही है ना। जैसे कि गैर उदाहरण का मतलब हो गया, क्या हो गया, जैसे कि आप बच्चों को कुछ और समझा रहे हैं ना। मान लीजिए वो एग्जाम्पल बच्चों को समझ में नहीं आया, है ना। जैसे कि मैंने अभी लॉरेंस कोहलबर्ग का आप लोगों को बताया था, तो मैंने क्या किया, आपकी जो रियल लाइफ में एग्जाम्पल था उसको लेकर के समझाया, है ना। जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था हिंज वाला, मैंने वो एग्जाम्पल आपको दिया ही नहीं, है ना। तो मैंने क्या किया, एक गैर उदाहरण का यूज करके आपको जो उनकी क्रिटिसिज्म थी उसके बारे में बता दिया, है ना। तो यहाँ पर जो गैर उदाहरण होते हैं ये भी बच्चों को सीखने में हेल्प करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो उदाहरण और गैर उदाहरण होते हैं दोनों ही बच्चों को सीखने में हेल्प करते हैं, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, गैर उदाहरण बच्चों को यानी विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो आर तो गलत दे रखा है, लेकिन ए क्या है, सही है। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करे, फिर उसके भौतिक स्वरूप पर आए। यानी कि पहले बच्चों को सिंबल्स दिखाए फिर भौतिक स्वरूप पर आए, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। पहले उस पर चर्चा करें, पहले आपको बच्चों को चर्चा नहीं करानी है, पहले क्या करना है, पहले अवधारणा को संपूर्ण रूप से परिचय देना है ना। पहले आप बच्चों को बताएं तो कि हम किस चीज़ के बारे में सीखने जा रहे हैं, तो पहले क्या करना है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय देना है, फिर उसके बाद में उसके जो है एक एक बारीकियों पर आना है। जैसे कि मान लीजिए आपको बच्चे को ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाना है ना, तो पहले आप उसको पूरे के पूरे ह्यूमन जो बॉडी होते है उसको दिखाइए, फिर धीरे धीरे करके उसके बारीकियों पर आएंगे कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं, है ना, यहाँ से आपका ये चीज़ें होती है, ये बॉडी पार्ट्स आपके होते हैं, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को संपूर्ण रूप से वो चीज़ दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे उसके सामने, उसके बाद में उसकी बारीकियों पर आएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन अभी आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था, जो 7 जुलाई वाला आपका एग्जाम हुआ था। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व करा रखा है, ठीक है। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है, ठीक है, समानता पूछ रखा है, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही रचनावाद से संबंध रखते हैं, है ना। तो दोनों ही बच्चों को सक्रिय मानेंगे, एक्टिव मानेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका, तो संस्कृति की बात कौन करते हैं, सिर्फ लेव वाइगोत्स्की करते हैं, जीन पियाजे नहीं करते, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, भाषा और विचार के बारे में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचार अलग अलग हैं, है ना, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, है ना। बच्चों के विकास की चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने चरण की बात ही नहीं की है, जीन पियाजे ने सिर्फ चरण की बात की है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं होगा कि समानता पूछी है, ठीक है। तो समानता क्या है कि दोनों ही बच्चों को एक्टिव मानते हैं, सक्रिय मानते हैं, कि दोनों का संबंध किससे, रचनावाद से है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी आपके लेटेस्ट एग्जाम में आया था। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो जीन पियाजे वो क्या कहते हैं, जितना आप सोच सकते हैं, यानी कि जितना एक वयस्क व्यक्ति सोच सकता है उतना एक छोटा सा बच्चा भी सोच सकता है, ठीक है। बट आप कुछ अलग चीज़ों के बारे में सोचेंगे, अपने घर के काम के बारे में, अपने ऑफिस के काम के बारे में, है ना, या फिर अपने परिवार के बारे में, है ना। बट एक छोटा सा बच्चा है तो सिर्फ वो अपने खाने पीने खिलौने के बारे में ही सोचेगा, है ना। तो यहाँ पर यही बात कहते हैं जीन पियाजे कि जो मात्रा होती है वो क्या होती है, सेम ही होती है। जितना आप सोचेंगे उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। वो जो गुण होता है ना, जो प्रकार होता है वो अलग अलग होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों की सोच और जो वयस्कों की सोच में जो अंतर होता है वो गुण में होता है, प्रकार में अलग होता है, ठीक है। मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, नहीं, मात्रा तो सेम होती है ना। जब बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं, नहीं, ये बात गलत है। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कहते हैं, ये बात तो कहते हैं आपके जीन पियाजे। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, ये भी बात गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है यहाँ से, है ना। महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा, मैंने बताया था जो महारत अभिमुखी वाला बच्चा होगा उसके अंदर एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। तो ये दो मतलब ऑप्शन तो पहले ही कट गए, है ना। बचते हैं थर्ड और फोर्थ, क्योंकि इसमें भी आंतरिक अभिप्रेरणा की बात की और फोर्थ ऑप्शन में भी, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा। देखिए ये जो योग्यता होती है ना, ये बच्चे योग्यता को स्थिर मानते ही नहीं, क्योंकि इनके अपने कौशल पे ध्यान होता है, अपने सीखने के तरीके पर फोकस होता है, ठीक है। तो ये योग्यता को कैसे मानते हैं, वृद्धिशील। और वैसे भी आपकी योग्यता क्या होती है, वृद्धिशील होती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, अभी लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में, मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ये कंप्लीट क्लास में कि हम लोगों ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर करे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से आपको अपने एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ मैंने आज की इस क्लास में डिस्कस कर रखा है। इसके अलावा एक जो आपकी मैराथन क्लास हुई थी उसको आप जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जिन्होंने नोट्स को परचेस कर रखा है तो उसमें तो मैंने सारी चीज़ें पूरा डिटेल में दे रखी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत 200 300 पेज के नोट्स हैं, है ना। सिर्फ आपके 100 पेज के ही नोट्स होंगे, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो 1 से 2 दिन में पूरे के पूरे नोट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रही क्लासेस है इनको देख करके अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।